हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। मैं अभी कुछ मिनट्स के लिए अपना वीडियो भी ऑन करूँगा कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक तरीके से आ पा रही है या कोई इशू तो नहीं है। एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल स्टार्ट द सेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम दीपक शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर आईटी स्पेशलिस्ट इन सरस्वती अकाउंटेंट्स। और आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन एडवांस एक्सेल। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ अपनी एक्सेल मैंने अभी आप लोगों के साथ अपनी एक स्क्रीन शेयर की है एंड आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। ये हमारा टॉपिक है आज का और इसी टॉपिक के बेसिस पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको आज के टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पिवट क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इसका, मैं उसके बारे में बात करूंगा। देन इसको कैसे जनरेट किया जाता है एक्सेल के अंदर। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी ये आता होगा, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो इन अ नॉर्मल एनवायरनमेंट हम लोग यूज़ में नहीं लाते, बट अच्छी एमएनसीज के अंदर और जहाँ पे डाटाबेस का साइज लार्ज होता है उन एमएनसीज में कैसे इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है, मैं आप लोगों के साथ उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस की, जैसे कि वी लुकअप हो गया, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर एक फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। आपको जहाँ पे भी डाटा को सर्च करना है या आपको अगर कहीं पे भी किसी तरह से इंफॉर्मेशन को लार्ज डाटाबेस में से फेच करना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके साथ एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ डाटा वैलिडेशन के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे आप छोटे छोटे वैलिडेशंस को यूज़ करके अपने फॉर्म को इंटरैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट और उसमें ऐसे आप अपने सारे एलिमेंट्स को कॉम्पैक्ट करके एक ही फील्ड में लेकर आ सकते हैं और कैसे आगे उसका यूसेज किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिवट क्या होता है और इसमें वर्किंग कैसे की जाती है। तो पिवट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है और ये हमें अलाउ करता है डाटाबेस को, एक लार्ज डाटाबेस के अंदर से समराइज डाटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप एक लार्ज डाटाबेस में से अपने लिए जो काम की चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फैच आउट कर रहे हो। अब जब भी मैं डाटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ फैच आउट करता हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या मैंने उसे डाटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में सबमिट कर रखा है या नहीं। मैं आप लोगों के साथ मेरी एक्सेल की स्क्रीन शेयर करूंगा जी। अब जैसे कि ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अलग अलग कुछ टेबल्स लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो मेरे आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं ये सिर्फ वैल्यूज हैं, इनको मैं रॉ डाटा भी कह सकता हूँ। मीन्स एक ऐसा डाटा जो कि किसी टेबल फॉर्मेट में अभी मैंने कन्वर्ट नहीं करा है। टेबल के अंदर डाटा को कन्वर्ट किया जाता है एक्सेल में, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। देन उसके बाद अगला है ऑर्डर इन्फो। ऑर्डर इन्फो के अंदर मैंने ऑर्डर नंबर, मंथ, प्रोडक्ट्स ऐसे करके अलग अलग फील्ड ली हुई हैं। और ऐसे ही मैंने एक और रॉ डाटा जनरेट कर रखा है जिसके अंदर मैंने सेल्स की अमाउंट, उसका पेमेंट का मेथड और स्टेटस, मींस कौन सी मेरी एंट्रीज न्यू हैं, कौन सी एग्जिस्टिंग है, कौन सी क्लोज्ड एंट्रीज है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा डाटा का सेट प्रिपेयर करके आप सबके सामने रखा हुआ है।
अब इसी डाटा के सेट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसको मैं यूज में लेकर आता हूँ। तो अब मैं आपके साथ एक बारी फिर से अपनी स्लाइड शो पे आपको लेके जाऊंगा जी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि पिवट के अंदर जो चीज हम इसमें सीखने वाले हैं वो पहले तो होगा सिंगल डाटा टेबल, मींस जो अक्सर हमारे ऑफिस में यूज किया जाता है। एक सिंगल डाटा टेबल हम लोग बनाते हैं और उसी के ऊपर ही हम अपनी समराइज्ड रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको मल्टीपल डाटाबेस को भी आप एक्सेस करके एक सिंगल पिवट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा वो होगा डाटा मॉडल्स। इसमें जो डाटा मॉडल वर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा मॉडल्स। आपको डाटा मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे डाटा मॉडल्स की हेल्प से मैं अपने पूरे डाटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, और आगे जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे डाटा मॉडल के अंदर आप और चीजें इंक्लूड करते हो। पिवट के अगर फीचर्स की मैं बात करता हूं तो ये हमें एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर, पिवट के फीचर की बात करें तो ये हमें हमारी रिपोर्ट्स को समराइज्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। मींस एक तो होता है कि आप सीधी सीधी वैल्यूज किसी के सामने प्रेजेंट कर दो, एक होता है कि मीनिंगफुल वैल्यूज को मैं प्रेजेंट करूं, मींस जो यूजर को चाहिए सिर्फ वही वैल्यूज उसके सामने प्रेजेंट हो। तो ये सारे काम आप पिवट में इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद ये हमें बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल करवाता है और बहुत सारे ऐसे टूल्स भी अवेलेबल करवाता है जिनकी हेल्प से वी कैन मेक आवर प्रेजेंटेशन बेटर। हम कैसे अपने टेबल्स को जनरेट करते हैं, कैसे उनको प्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें ये हमें अलग अलग ऑप्शंस में प्रोवाइड करवाता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिवट कैसे सिंगल डाटाबेस से ओरिएंट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। तो हम वापस से एक्सेल की शीट पे चलते हैं। अगर मैं एक्सेल की शीट पे जाऊं तो मेरे पास यहाँ एक सिंगल डाटाबेस अवेलेबल है, या मैं कहूँ एक सिंगल रो वैल्यूज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक फील्ड ले रखी है, एम्प्लॉय का नेम ले रखा है, एम्प्लॉय प्रोफाइल है, ग्रॉस सैलरी है, इनकम टैक्स की फील्ड मैंने ली हुई है लेकिन मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। मैं इसके अंदर कोई भी एक फॉर्मूला यूज करता हूँ। अगर एक्सेल बेसिक्स की बात करें तो हम सबको पता है कि एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स नाउ यू कैन क्रिएट एनी फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि ग्रॉस सैलरी का 10% जो है वो मेरा इनकम टैक्स है। मैं जस्ट एक फिगर यहाँ लेके चल रहा हूँ, 2500 मेरी अमाउंट आ गई इनकम टैक्स की। नाउ अगर मैं यही फॉर्मूला बाकी की फील्ड्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सेल के कॉर्नर पार्ट पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर दूंगा। अब इसको सीधा सीधा ड्रैग करना बहुत इजी है, लेकिन अगर मैं इसकी शॉर्टकट की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रेस कंट्रोल सी, आपकी फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। देन शिफ्ट को प्रेस करके यू विल प्रेस डाउन एरो की, आप वहां तक जाएंगे जहां तक आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल प्रेस कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से मेरा फॉर्मूला मेरे बाकी के जो सेल्स हैं उसमें पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा इनकम टैक्स की फील्ड भी जनरेट कर ली है। तो आइए अब इसके बेसिस पे पिवट प्रिपेयर करते हैं। पिवट बनाने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें इसमें कहीं पे भी कोई ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके मैंने इसको जी यहां पे पेस्ट करके एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दिया। अगर ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अगर कोई सेल एम्प्टी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम वो इंसर्ट नहीं करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अपने डाटा टेबल में कहीं पे भी सिलेक्शन कर देंगे, आई मीन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सिंपल इंसर्ट टैब पे जाओगे एंड यू विल क्लिक ऑन पिवट। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने पूरा डाटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है जो आप चाह रहे हैं। ये वहां तक जाएगा जहां तक उसे वैल्यूज मिलेंगी।
अब अगर मैं ये छोटी विंडो जो सामने खुल के आई है इसके बारे में बात करता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो अभी अनेबल्ड है क्योंकि मैंने डाटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन सेकंड ऑप्शन एक्सटर्नल डाटा सोर्स एंड थर्ड ऑप्शन विच इज वर्कबुक्स डाटा मॉडल, ये अभी अनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है वो सिंपल एक ही डाटा टेबल पे बेस्ड है, तो मल्टीपल डाटा टेबल्स होने चाहिए इफ आई वांट टू सेलेक्ट। और अगर एक्सटर्नल डाटा सोर्स की मैं बात करता हूं, तो अगर आपका डाटाबेस आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन मोड में अवेलेबल ना होके कंपनी के सर्वर पे है और आप कहीं से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स पे जाएंगे। लेकिन इसमें याद करने वाली चीज ये है कि अगर एक्सटर्नल डाटा सोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे पिवट बनाने तक और पिवट बनाने के बाद भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर स्टेबल रहना चाहिए। अगर मान लीजिए वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो आपका डाटाबेस सही तरीके से पिवट में इनरोल नहीं हो पाएगा और ये भी हो सकता है कि एरर जनरेट करे, राइट। तो ये चीजें हो जाने के बाद आइए अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे मुझसे पूछेगा कि वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिवट। तो आइदर आई कैन इंसर्ट द पिवट इन एग्जिस्टिंग फाइल और आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट न्यू वर्कबुक। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे न्यू वर्कबुक को सेलेक्ट करा और वर्कबुक को सेलेक्ट करके आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन ओके। आप जैसे ही ओके करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिवट की ऑप्शंस के साथ आपको न्यू वर्कबुक में ले आएगा। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ऊपर जो मेरे अवेलेबल टैब्स हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस और इंक्लूड हो गए। मैंने अभी अभी उनको सर्कल किया है। आई होप यू आर एबल टू सी देम। एक एनालाइज है और सेकंड वन है डिजाइन। ये दोनों उसी टाइम ओरिजिनेट होंगे जब आपका पिवट सेलेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने इसकी सिलेक्शन के बाहर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ऊपर से एनालाइज और वो हट चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैं इंटरनली सेलेक्ट करता हूं तो वहां आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली एनालाइज और डिजाइन टैब दोनों के दोनों वापस से अपीयर हो जाएंगे। अपीयर हो जाने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल सीधे हाथ की तरफ जो पिवट के फील्ड्स हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। सबसे पहले मेरे डाटाबेस में जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, एम्प्लॉय नेम, प्रोफाइल, ग्रॉस सैलरी एंड इनकम टैक्स। ऑल दीज फील्ड्स आर अवेलेबल हियर, जो कि मेरे सिंगल डाटाबेस में थी। और उसके नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 अलग अलग ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब ये 4 जो ब्लॉक्स हैं, ये चारों में क्या चीज आती है, कॉलम एंड रोज। ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स आपका पिवट टेबल का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं। यानी कि कौन सी फील्ड आपको रो में चाहिए और कौन सी फील्ड आप कॉलम में इंसर्ट करना चाह रहे हो। उसके अलावा थर्ड आता है वैल्यू पोर्शन। वैल्यू पोर्शन में सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसमें मैं सिर्फ वही फील्ड इंक्लूड करूंगा जो फील्ड मेरी कैलकुलेशंस में यूज हो रही हैं। देन अनदर वन इज फिल्टर्स। फिल्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सिर्फ वो फील्ड लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं मेरे डाटा को फिल्टर करना चाहता हूं। एट ए टाइम आप एक चीज के अकॉर्डिंग फिल्टर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपका डाटाबेस कॉम्प्लेक्स स्टेज में पहुंच जाएगा। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉय नेम लिया और एम्प्लॉय नेम लेके मैंने उसे रो में इंसर्ट कर दिया। तो आप एम्प्लॉय नेम के आगे जो चेक बॉक्स आ रहा है या तो उस पर क्लिक करिए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे रोज में डालेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रो में नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यू कैन मूव इट टू अनदर कॉलम। आप इसको कॉलम में भी लेके जा सकते हो, वैल्यूज में भी लेके जा सकते हो, बट वैल्यू में क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं तो ये वहां नहीं फिट हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अंडर ही इसको फिट किया। एम्प्लॉय नेम के अंडर एम्प्लॉय नेम यहाँ आ जाने के बाद नाउ आई विल सेलेक्ट एम्प्लॉय प्रोफाइल। अगेन मैं इसे सेलेक्ट करके रोज के अंदर ही ले जाऊंगा क्योंकि मुझे रोज के अकॉर्डिंग ही ये चाहिए। अब आप देखोगे जैसे जैसे मैं फील्ड इंसर्ट करता जा रहा हूं वैसे वैसे यहाँ मेरा स्ट्रक्चर भी क्रिएट होता चला जा रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ग्रॉस सैलरी उठाया और उसको वैल्यूज पोर्शन में डाला। जैसे ही मैंने ग्रॉस सैलरी को वैल्यू में डाला तो यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस होनी शुरू हो गई। आप देखोगे लास्ट के अंदर आपके पास एक ग्रैंड टोटल भी आ रहा है फॉर दी अमाउंट्स। और अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आकाश के सामने सैलरी 44,500 और आकाश क्योंकि सीईओ है तो उसके सामने भी सैलरी आ रही है, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ ग्रॉस सैलरी, सॉरी इट्स अ काइंड ऑफ सब टोटल जो कि ये शो कर रहा है, जो बाद में मैं एडजस्ट करूंगा अभी।
देन मैंने यहाँ से इनकम टैक्स को सेलेक्ट किया और अगेन मैंने इनकम टैक्स को वैल्यू पोर्शन में इंसर्ट करवा दिया। तो ये मेरा इनकम टैक्स की फील्ड भी जनरेट हो गई है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आई कैन यूज एज अ फिल्टर, आप इसे फिल्टर के तौर पे भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको इन फिल्टर फील्ड इंसर्ट कर दिया। अगर मैं किसी चीज को फिल्टर में यूज कर रहा हूं एज अ फिल्टर, तो वो वाली फील्ड का इंपैक्ट एक्सटर्नली मेरे टेबल पे पड़ेगा, ना कि इंटरनली। तो अब यहाँ पे मैं आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऑल्टर करना सिखाता हूँ। अब देखिए सामने जो मेरे स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आकाश के नीचे सीईओ लिखा आ रहा है, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर मैं ये रिपोर्ट किसी को भेजूंगा तो शायद उसको अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। सो इफ आई वांट टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं ऊपर से जो दो ऑप्शन मेरे पास आई हैं, एनालाइज एंड डिजाइन, आई विल सेलेक्ट डिजाइन, और इसमें आप देखेंगे फर्स्ट से थर्ड ऑप्शन आ रही है रिपोर्ट लेआउट। अगर मैं रिपोर्ट लेआउट की बात करूं तो ये देखिए, ये आपका रिपोर्ट लेआउट ये रहा यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे इस रिपोर्ट लेआउट पे मैं जाऊंगा और मैं जाके इस पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स के लेआउट के नाम यहाँ आ रहे हैं। तो इसके अंदर से आई विल सेलेक्ट माई थर्ड लेआउट विच इज शो इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल्स की फॉर्म में मुझे मेरा डाटा चाहिए। अभी जो हेडिंग आकाश और सब हेडिंग सीईओ आ रहा है, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। तो इस केस में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड आई हैव सेलेक्टेड टेबुलर फॉर्म। आप देखोगे जैसे ही मैंने टेबुलर फॉर्म में सेलेक्ट किया तो एम्प्लॉय का जो प्रोफाइल है वो अब एम्प्लॉय के नाम के आगे आ रहा है, लेकिन स्टिल आकाश के नीचे अभी भी आकाश का सब टोटल आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सब टोटल्स नहीं चाहिए। सब टोटल्स हम वहां लेते हैं जहां पे मैं पर एम्प्लॉय के अंदर कुछ अलग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे सब टोटल्स विच इज माय फर्स्ट फील्ड, आई विल सेलेक्ट इट एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल डिसेबल द फर्स्ट ऑप्शन विच इज डू नॉट शो सब टोटल्स। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और जैसे इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सब टोटल्स उसने हटा दिए हैं। तो अब मेरी रिपोर्ट थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गई है, लेआउट अच्छा लगने लग गया। अब आकाश, अजय, अनीता, इन सब नामों के आगे आप देख रहे हैं कि कुछ बटन्स आ रहे हैं। बटन्स का सिग्निफिकेंस वही होता है जहां पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आती है। क्योंकि यहाँ पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की जरूरत मुझे नहीं है, तो आई वॉन्ट टू हाइड ऑल दीज बटन्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल स्ट्रेट गो टू एनालाइज टैब, और एनालाइज टैब के अंदर आप देखेंगे लास्ट ग्रुप आ रहा है एक, विच इज शो। ये रहा शो। इस शो के अंदर सेकंड ऑप्शन है विच इज प्लस माइनस बटन्स। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सीधा आके इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आप देखेंगे कि बटन्स भी यहाँ से हाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंसर्ट किया था जो कि मेरा फिल्टर्स की तरह यूज हो रहा है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मैं किसी फील्ड को फिल्टर की तरह यूज कर रहा हूं तो आई कैन एक्सट्रैक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अभी ऑल लिखा आ रहा है, मैंने डाउन एरो की को प्रेस किया और यहाँ पे देखिए सारी डेट्स अवेलेबल हो रही हैं। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को चेकआउट करना है तो आई कैन चेंज द डेट। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑल हटा दिया, और ऑल हटाने के बाद नाउ आई वांट टू सी कि 12 अगस्त 1980 को कौन सा एम्प्लॉय मैंने हायर किया था। तो मैंने यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट किया और मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेट पे जो हायरिंग हुई है उस एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, प्लस पे उसके इनिशियल्स आ रहे हैं। ये चीज आ जाने के बाद आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ फिल्टर का साइन आ रहा है विच इंडिकेट्स कि आपने कोई फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल डेट्स, आप एक से ज्यादा डेट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, and then afterwards just click on OK and it will show you all the records which are associated with those particular dates. तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं एक बारी सेशन में अभी तक क्या हुआ है हल्का सा एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ। वी आर लर्निंग पिविट। पिविट के अंदर अभी जो चीज पे मैं काम कर रहा हूँ दैट इज सिंगल टेबल। ये देखिए ये वाला टेबल है जो मैंने लिया है और इसके बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसी बेसिस को पे सेलेक्ट करके मैंने एक पिविट जनरेट की थी यहाँ पे वैल्यूज, और उन्हीं वैल्यूज को मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ। ये मेरी सारी फील्ड के नाम है, मैं इसमें से कोई भी फील्ड को अनेबल डिसेबल भी कर सकता हूँ।
अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या पिवट बनने के बाद आई कैन ऑल्टर माई डाटा? तो जी हाँ, आप अपने डाटा को पिवट जनरेट हो जाने के बाद भी ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट या मेरा एक थर्ड एम्प्लॉय है मोहित, जो क्लर्क है, अभी उसकी सैलरी है 16,000। मान लीजिए उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, मान लेते हैं एक एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने उसकी सैलरी 18,000 कर दी, जो कि पहले 16 थी। 18,000 हो जाने के बाद मैं जैसी एंटर प्रेस करूंगा तो उसके डाटाबेस में इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, जो कि पहले 1600 था, अब 1800 हो गया है। लेकिन अगर मैं पिवट ओपन करता हूं तो यहां आप देखोगे कि यहां पे उस एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर अभी एडिटिंग नहीं हुई है। मींस ये रहा मोहित, और मोहित की सैलरी में आप देखेंगे कि अभी भी 16,000 और 1600 ही अमाउंट आ रही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस के अंदर यू विल जस्ट क्लिक हियर, और क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, एंड राइट क्लिक करके आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रही है रिफ्रेश। आप इस फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, और जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे इट विल ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज ऑल द डाटा जो कि ओरिजिनल डाटाबेस में आपने लिखा है। तो आप सिंपल जाइए, इस पे राइट क्लिक कीजिए, इस पे कर दीजिए रिफ्रेश, और आप देखेंगे कि मोहित जो कि पहले 16,000 था, अब वो 18,000 हो गया है, प्लस में ऑटोमेटिकली उसका इनकम टैक्स भी कैलकुलेट होके 1800 आ गया है। ये तो बात रही सिंगल एम्प्लॉय के लिए। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पूरा नया कॉलम या रो इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मान लो मेरा एक एम्प्लॉय इंक्रीज हो गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? तो वापस से मैं ओरिजिनल जो डाटाबेस है वहां जाऊंगा, और इस ओरिजिनल डाटाबेस के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट और इंक्रीज करवाई, और मैंने यहाँ पे मान लीजिए 17th ऑफ 12th मंथ मैंने एक और एम्प्लॉय ले लिया। मान लीजिए मैंने ले लिया कोई भी एम्प्लॉय, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा IT ट्रेनर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैंने मान लीजिए अपनी सैलरी लिखी, और सैलरी के अकॉर्डिंग मेरा इनकम टैक्स तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो ही गया। अब इसको कैसे मैं अपडेट करूंगा इन माय पिवट? तो ये भी बहुत इजी है। इस केस में आप सिंपल पिवट पे जाओगे, क्लिक करोगे, एनालाइज के अंदर आप जाएंगे, और यहाँ पे देखिए एनालाइज के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश डाटा सोर्स या चेंज डाटा सोर्स। आप इस चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करोगे, एंड क्लिक करने के बाद ये आपको आपके ओरिजिनल डाटाबेस में ले जाएगा, और यहाँ जाके आप अपने डाटाबेस की सिलेक्शन को मैन्युअली चेंज करोगे। एक बारी डाटाबेस की सिलेक्शन मैन्युअली चेंज हो गई, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल क्लिक ऑन ओके, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यू विल सी दैट आपका पिवट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो ये भी इसका अनदर फीचर है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे ओरिजिनल डाटाबेस में वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट पिवट पे कैसे पड़ेगा। आप सारे दिन में अपने डाटाबेस में जो चेंजेस करने हैं आप आराम से कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिंपल एक दो ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और आपकी जितनी भी रिपोर्ट जनरेट की आपने वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और डाटाबेस को एडिट करा। अब सीखते हैं कुछ अलग। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज का बोनस कैलकुलेट करना चाहता हूं, बट विदाउट ऑल्टरिंग माई डाटाबेस। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि मैं एक ऐसी फील्ड जनरेट करना चाहता हूं जो कि ओरिजिनल डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इस केस में अब मैं क्या करूंगा? तो पिवट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कस्टमाइज फील्ड इंट्रोडक्शन में। तो आइए अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले यू विल क्लिक एनीवेयर इन द पिवट। क्लिक करने के बाद आप एनालाइज टैब में जाओगे, और एनालाइज टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। आप फील्ड आइटम एंड सेट्स पे क्लिक करोगे, और इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट फील्ड। मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर यू विल नेम अ न्यू फील्ड। जैसे मैंने मान लीजिए इसका नाम दे दिया बोनस। बोनस के नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा आ रहा है, मींस आई कैन यूज एनी कस्टमाइज्ड फंक्शन और फॉर्मूला जिससे कि मेरा बोनस कैलकुलेट हो जाए ऑटोमेटिकली फॉर ऑल ऑफ माय एम्प्लॉइज। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आप जीरो हटाएंगे। इक्वल टू का साइन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस किया था कि फॉर एनी फॉर्मूला हमें इक्वल टू का साइन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मैंने इक्वल टू का साइन लिया,
और लेने के बाद अब मैंने मान लीजिए मैंने बोनस में कैलकुलेट ऐसे कर रहा हूं कि ग्रॉस सैलरी में से इनकम टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसका 5% निकाल लीजिए, जो भी 5% आए वो मेरा बोनस होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्मूला जो मैं इसमें यूज करूंगा। तो आई विल स्टार्ट द ब्रैकेट एंड आई विल सेलेक्ट द फील्ड विच आई वांट टू यूज इन माय फॉर्मूला। मैं फील्ड को सेलेक्ट करके इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करूंगा। फील्ड का नाम ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मूला जो बॉक्स है उसमें आ जाएगा। देन मैंने ऑपरेटर लगाया माइनस, देन आई हैव सेलेक्टेड इनकम टैक्स, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये मेरा इंटरनल ब्रैकेट जो है वो बन गया है। ये हो जाने के बाद आई विल क्लिक ऑन मल्टीप्लाई साइन एंड देन मैंने यहाँ लिख दीजिए 5% लिख दिया। ये हो जाने के बाद मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा तो बोनस फील्ड यहाँ पे मेरी बाकी फील्ड के साथ ऐड हो जाएगी। माइंड इट, बोनस इज एन एक्सटर्नल फील्ड विच इज नॉट पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल डाटाबेस। याद कर लीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंट्रोड्यूस एज मेनी एज एक्सटर्नल फील्ड्स इन योर पिवट। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि भाई मेरे एम्प्लॉइज को मुझे 5% एक्स्ट्रा हाइक देना है, सो आई वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट। अभी मैं ओरिजिनल डाटाबेस में चेंजेस करना नहीं चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट। तो इस ऑप्शंस की हेल्प से यू कैन इजीली कैलकुलेट कि पर एम्प्लॉय 5% का हाइक क्या आएगा और टोटल कॉस्ट कंपनी को क्या आएगी। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक बारी जैसे ही बोनस की फील्ड इसमें इंक्लूड हो जाएगी, उसी के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ओके करते हैं तो यू विल सी देयर इज अनदर फील्ड विद द नेम सम ऑफ बोनस, जिसमें सारे एम्प्लॉइज का अलग अलग बोनस जनरेट होके आ रहा है और जो बोनस आ रहा है उसका एक सम भी मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ रहा है। अब अगर मैं आपको ओरिजिनल डाटाबेस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल डाटाबेस के अंदर मैंने कहीं पे कोई चेंज नहीं किया है। ओरिजिनल डाटाबेस वैसे का वैसे ही इंटैक्ट है, राइट? तो इस तरीके से आई कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू फील्ड विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन इन माय ओरिजिनल डाटाबेस। और अगर आपको ये हटाना है तो वो भी बहुत ईजी है। जस्ट क्लिक हियर, वापस से एनालाइज में जाइए, अगेन सेलेक्ट फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अगेन कैलकुलेट फील्ड में मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे नेम वाली फील्ड के साथ जो एरो आ रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी फर्स्ट फील्ड जो आपने बनाई थी उसका नाम आ रहा है। जस्ट क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके दोनों ऑप्शन आपके चेंज हो जाएंगे। पहला आ जाएगा मॉडिफाई इफ यू वांट टू ऑल्टर द फॉर्मूला, या फिर अगर आप इस फील्ड को हटाना ही चाहते हो तो आप इस डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, देन इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव द ऑप्शंस। ठीक है जी। अब कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ आसान चीज सीखते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पिवट के जो ऑप्शन है ये ऑफ हो गए, यहाँ से मान लीजिए गलती से मेरे से क्लोज हो गए, तो अब मैं उसे कहाँ से लाऊंगा? ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ अक्सर आती है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द पिवट। पिवट पे सिलेक्शन के बाद यू विल स्ट्रेट गो टू शो ग्रुप। ये लास्ट वाला जो ग्रुप आ रहा है इसका नाम शो है। इसी के अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रही है फील्ड लिस्ट। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो सारी की सारी फील्ड वापस से आ जाएगी। मेरे पास जो फील्ड आ रही हैं वैल्यू पोर्शन के अंदर विच इज सम, अगर आप इनको ऑल्टर करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कैलकुलेट सम एनी अदर फॉर्मूला तो आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आती है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको वो सारे फंक्शन मिल जाएंगे जो फंक्शन आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मिनिमम, मैक्सिमम सैलरी या वट एवर एनीथिंग यू वांट टू कैलकुलेट। और आप इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेशन को परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब चीजें आ रही हैं। तो इट्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन कि आप पिवट से अपनी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे सिंगल डाटाबेस के ऊपर पिवट की कैलकुलेशंस को किया जाता है। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। आई विल इंट्रोड्यूस फिल्टर्स, कि इसमें कैसे आप फिल्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल टेल यू हाउ टू इंटीग्रेट पिवट चार्ट विद आवर ओरिजिनल डाटाबेस। तो आ जाइए। अब इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके आप देखोगे कि यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है स्लाइसर एंड अनदर वन इज टाइमलाइन। कनेक्शन इसलिए हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि मेरा डाटाबेस सिंगल डाटाबेस है। जब मेरा मल्टीपल डाटाबेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली फील्ड भी आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि स्लाइसर और टाइमलाइन को कैसे यूज किया जाता है।
सबसे पहले ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बताता हूं मैं आपको। स्लाइसर जैसे कि आपको पता है इट इज अ फिल्टर, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है जो डाटाबेस को स्लाइसेस में बांट देता है। मींस पूरा डाटाबेस देखने की बजाय अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें ही देखना चाह रहा हूं तो आप स्लाइसर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जब आप अपने पिवट को टेबल में मैंने कन्वर्ट किया था तो आप देखेंगे कि ये जो एरोज आ रहे हैं आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी कुछ फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो और लोग भी एक्सेल में एक्सपर्ट होंगे और उनको ये फिल्टर्स यूज करने आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को फिल्टर इंटरनली यूज करना नहीं आता, आप उनको एक इजी ऑप्शन देना चाहते हो, तो अब उस ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ओरिजिनल डाटाबेस है हम उस पर क्लिक करेंगे, आई मीन जो पिवट हमने बनाया है। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट स्लाइसर। आप स्लाइसर पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं कि आप किस के अकॉर्डिंग स्लाइसर बनाना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं एम्प्लॉय प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्लाइसर बनाना चाहता हूँ, राइट? एम्प्लॉय प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्लाइसर बनाने से क्या होगा? नाउ आई कैन सेलेक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉय। तो मान लीजिए मैंने यहाँ एम्प्लॉय प्रोफाइल पे क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखोगे मेरे सामने एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। ये ग्राफिकल जो बॉक्स है, एक तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन कि आप क्या चीज सेलेक्ट करने वाले हो। अब जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे सीईओ, क्लर्क, एचआर, आईटी ट्रेनर, मैनेजर, एनएमडी, ऑल दीज ऑप्शंस यहाँ दे रखी हैं। तो अगर मैं मान लो एचआर पे क्लिक करता हूँ, इट विल ओनली शो मी द एचआर वैल्यूज ऑफ माई डाटाबेस। उसी तरीके से सीईओ, आईटी ट्रेनर, मैनेजर, आप सिंगल प्रोफाइल के लोगों को भी हाईलाइट कर सकते हो। आपको पूरे डाटाबेस में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये इंसर्ट करना है। और अगर आप फाइल ऐसे ही किसी को आगे फॉरवर्ड करते हो तो वो व्यक्ति को भी फिल्टर्स इजीली वो बाहर से ही यूज कर लेगा, उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाने के बाद यहाँ से इसी से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आ रहे हैं ऊपर। कलर चेंज करने से लेके एडिट करने तक आप ये सब कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने इसका साइज एडिट कर दिया, अब ये स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गई है। नाउ आई कैन स्क्रॉल डाउन एंड आई कैन इजीली सेलेक्ट द वैल्यूज जो भी मैं शो करना चाहता हूँ। अगर आप एक से ज्यादा लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे? इफ यू वांट टू सेलेक्ट more than one people, you just need to press Ctrl on your keyboard and you need to click on the fields which you want to select. तो जैसे ही आप उन fields को क्लिक करेंगे you will see automatically क्या हो गया, automatically यहाँ पे values भी generate हो गई हैं। So graphically अगर आप अपने filters को present करना चाहते हैं तो slicer is a very good option। आप slicer को use में लेकर आ सकते हो और slicer को आप easily insert कर सकते हो। ये तो बात रही slicer की। अब आइए इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन भी हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्लाइसर के साथ ही उसका एक भाई और था विच इज टाइमलाइन। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। टाइमलाइन से जैसे नाम से पता चल रहा है, व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम मींस आप क्वार्टरली डाटा हाईलाइट करना चाहते हो, आप ईयरली डाटा हाईलाइट करना चाहते हैं, या आप मंथली डाटा हाईलाइट करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपके पास जो ओरिजिनल डाटाबेस है उसमें कोई भी डेट से रिलेटेड फील्ड होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग फील्ड को यूज कर रखा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग फील्ड को आपको पिवट में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू इंसर्ट। जैसे मैंने इसको फिल्टर में डाल दिया था, आप इसको फिल्टर में डाल सकते हो, या अब मैं इसको फिल्टर से हटा रहा हूं और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आई कैन इंसर्ट टाइमलाइन। तो मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा, आई विल स्ट्रेट गो टू इंसर्ट टाइमलाइन। तो आप देखोगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो ही सिर्फ फील्ड ये शो कर रहा है। तो इट विल शो ओनली दोस फील्ड्स व्हिच इंक्लूड्स द डेट। अब इसके अंदर एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए सिंगल डाटाबेस में मैं जाता हूं, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं, अभी हम इस पे फिर से आएंगे। ये मेरा ओरिजिनल डाटाबेस था जो सामने आपके आ रहा है, और इसके अंदर ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डेट फील्ड इंक्लूड कर रखी है। जब आप डेट फील्ड इंक्लूड करेंगे तो यू विल मेक श्योर कि एक्सेल उसका डाटाबेस डेट ही दे। अब ये कहां है, देखिए यहां पे आप देखेंगे ये रहा डेट। आपको ये जो डेट आ रहा है इस डेट पे ध्यान देना है। अगर आपकी फील्ड पे डेट नहीं आ रहा है तो टाइमलाइन इंसर्ट नहीं होगा।
एट एनी कॉस्ट नहीं होगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर जो फर्स्ट फॉर्मेट है विच इज जर्नल फॉर्मेट, ये रहा नंबर 1, ये क्या करता है, ये डेट एक्सेप्ट कर लेता है इन जर्नल फॉर्मेट। उस केस में टाइमलाइन इंसर्ट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी डेट्स आपने इंसर्ट की हैं वो सारी की सारी डेट फील्ड में होनी चाहिए, उनकी डाटा टाइप डेट जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां क्लिक किया और मैंने यहां डाला 14/5/1980। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ऊपर डाटाबेस में क्या लिखा आ रहा है, सॉरी ऊपर ऑप्शंस में क्या लिखा आ रहा है, ऊपर इसकी जो डाटा टाइप है उसमें लिखा आ रहा है जर्नल, यानी कि ये एक वैल्यू की तरह एक्सेल ने एक्सेप्ट किया है। एक्सेल और प्रोग्रामिंग बहुत ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और हमें एक्सेल में भी आनी चाहिए। उसी में एक कॉन्सेप्ट है डाटा टाइप, यानी कि जो भी डाटा आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी टाइप आपको पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे जो आ रही है टाइप वो आ रही है डेट, और यहाँ पे जो टाइप आ रही है वो आ रही है जर्नल, लेकिन वैल्यूज देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने डाटाबेस में उनको कैसे इंसर्ट करते हो। तो आइए अगेन हम पिवट पे चलते हैं। यहाँ पहुंच के मैंने वापस से एनालाइज को क्लिक किया एंड आई हैव सेलेक्टेड इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर मैंने मेरी जो डेट की फील्ड है उसको सेलेक्ट किया। क्योंकि यहाँ पे एक ही डेट की फील्ड है तो यहाँ पे आप उसी को ही सेलेक्ट करोगे। अगर मान लीजिए आपके डाटाबेस में एक से ज्यादा डेट की फील्ड्स हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस में से भी किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सेलेक्ट किया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे जैसे ही ओके किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट हो गया है। ये मेरी कहलाती है टाइमलाइन। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट द मंथ वाइज डाटा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया जून, अभी ये ब्लैंक आ रहा है, मींस इस डेट या महीने में एंट्रीज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप ईयरली डाटा पे चले जाओ, क्योंकि मेरा पूरा जो डाटा है वो 1982 तक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल सेलेक्ट द मंथ 1980। तो आप देखेंगे कि 1980 मंथ की जो एंट्रीज हैं उन्हें शो कर रहा है अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफाइल और एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो इसका डाटाबेस जो होगा ये सिर्फ उन्हीं चीजों को उठा रहा है जो 1980 में ओरिजिनेटेड है। तो मैंने यहाँ किया 1981, अब ये 1981 की वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ मैंने किया 1982, अब ये 1982 की वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये दोनों फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ पिवट्स। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अपने डाटा को सिंगल हैंडेडली और इजीली ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको डाटाबेस के अंदर जाकर कोई फिल्टर नहीं लगाना है, सब कुछ ऑन बोर्ड है और आप ऑन स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको पिवट चार्ट इंसर्ट करके दिखाऊंगा। एक चीज और, फिल्टर हटाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर हटाना हो तो यू विल क्लिक हियर एंड यू विल, जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव एवरीथिंग। अब मैंने ये फिल्टर भी हटाना है तो मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया। अब इसने सारे सालों का डाटा मुझे शो कर दिया। इसको मैंने थोड़ा सा साइड में प्लेस कर दिया और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके सामने चार्ट भी इंसर्ट करता हूं। जी देखिए, अगर मुझे चार्ट इंसर्ट करना है तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए वैसे तो इंसर्ट जो टैब है उसमें भी आपको चार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले चार्ट्स और पिवट के चार्ट्स, पिवट चार्ट, ये दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसमें क्या अलग है मैं आपको वो बताता हूँ। पिवट अगर आप सिंपल चार्ट इंसर्ट कर रहे हो तो सिंपल चार्ट किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, बट अगर आप पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं तो योर पिवट चार्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर फिल्टर्स, along with that it is also connected with your database। तो आइए यहाँ पे पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, I will straight go to my pivot जो मैंने बनाई थी। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एनालाइज फिर से आ गया। I will click एनालाइज और इसमें टूल्स के अंदर आप ऑप्शन देखेंगे दैट इज पिवट चार्ट। अच्छा, इसके साथ एक और ऑप्शन आ रही है रेकमेंडेड पिवट चार्ट। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप आइडिया ले लीजिए। रेकमेंडेड पिवट चार्ट जो होता है वो एक्सेल की एक न्यू ऑप्शन है जो एक्सेल 2013 एडिशन के बाद से आई है। और इसके अंदर आपको फायदा ये होता है कि इफ यू आर अनश्योर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर पिवट टेबल, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सी फील्ड को रो में इंसर्ट करूं या कौन सी फील्ड को मैं कॉलम में डालूं, तो उस केस के लिए क्या होगा, उस केस के लिए यू कैन सेलेक्ट रेकमेंडेड पिवट टेबल। बट अगर आप श्योर हैं, अगर आपको पता है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है,
तो उस केस में यू विल डायरेक्टली गो टू पिवट चार्ट। आप इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे इट विल ऑटोमेटिकली शो यू ऑल द अवेलेबल चार्ट स्टाइल्स जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब अपने प्रॉपर डाटाबेस के लिए एक अच्छा चार्ट सेलेक्ट करना भी एक आर्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटाबेस क्या है। अगर वो कंपैरिजन डाटाबेस है तो उस केस में आप स्पार्क लाइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो या स्कैटर भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। जैसे देखिए ये कंपैरिजन्स को शो करेगा, दो अलग अलग बार्स है मेरे पास, तो आप उसमें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू कंपेयर माय सेल्स ऑफ मार्च मंथ एंड अलोंग विद दैट आई आल्सो वांट टू कंपेयर सेल्स ऑफ अप्रैल मंथ, तो वहां पे कंपैरिजन आ गया ना, तो उस केस में यू कैन सेलेक्ट स्कैटर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यू जस्ट वांट टू सेलेक्ट द वैल्यूज इन सिंपलेस्ट इजी वे, देन आप कॉलम चार्ट या फिर पाई चार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट को सेलेक्ट किया। कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद इट विल शो मी अदर ऑप्शंस, तो आप इसमें 3D कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और 3D कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद यू विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ आपके पास एक छोटा सा चार्ट आ गया है। अब आप कहोगे कि ये नॉर्मल चार्ट से कैसे अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ ये नॉर्मल चार्ट से कैसे अलग है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे HR सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं HR सेलेक्ट करूंगा तो मेरा पिवट जो है उसमें सिर्फ HR से एसोसिएटेड वैल्यूज आएंगी और साथ ही साथ मेरा जो चार्ट है वो भी सिर्फ HR से रिलेटेड वैल्यूज का ही चार्ट प्रिपेयर कर देगा। देखिए जैसे मैंने HR पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इसने HR को सेलेक्ट किया, यहाँ पे HR से रिलेटेड चार्ट भी आ गया और यहाँ पे वैल्यूज भी आ रही हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डैशबोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। आप पूरा डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हो किसी एक कंपनी या पार्टी से रिलेटेड भी वैल्यूज को लेकर आप उसको ये सारी इन्फो प्रोवाइड कर सकते हैं। चार्ट्स इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज वैल्यूज को एनालाइज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स अ पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉफिट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ लॉसेस हुए हैं। सो इस तरीके से यू कैन इंसर्ट पिवट चार्ट वेरी इजीली हियर। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया सिंगल डाटाबेस से पिवट चार्ट बनाना, सिंगल डाटाबेस से पिवट चार्ट के साथ साथ उसमें फिल्टर्स लगाना, फिल्टर के साथ पिवट चार्ट्स इंसर्ट करना, डाटा को ऑल्टर करना, नई फील्ड इंसर्ट करना, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो कि पिवट के अंदर यूज की जाती हैं। लेकिन ये बात रही सिंगल डाटाबेस की। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटाबेस की। कॉम्प्लेक्स डाटाबेस मींस जिसमें मल्टीपल डाटा टेबल्स आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलग अलग ऑफिस की ब्रांचेस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारे ऑफिस को ही लेता हूँ, सरस्वती अकाउंटेंट्स को, अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग अलग ब्रांचेस से हैंडल होता है तो सबके पास अपना अपना डाटा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ वी नीड अ कंसोलिडेट डाटा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस, जो कि मैं आपके सामने यूज करूंगा। तो मैं ये जो पिवट चार्ट जो ऑलरेडी इंसर्टेड है मैं इसको हटा रहा हूं और अब मैं एक और पिवट चार्ट इंसर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ डाटा मॉडल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आ जाइए जी। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस के अंदर मुझे ये सिंगल डाटाबेस की जरूरत नहीं है। नाउ आई विल यूज माई 3 अलग अलग डाटाबेसेस जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, कस्टमर इन्फो, ऑर्डर इन्फो और पेमेंट इन्फो। अब मैं इन तीनों टेबल्स का यूज करूंगा। अभी सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो सिंपल एक रॉ डाटा के तौर पे आएंगी। जैसे ये रॉ डाटा यहाँ पे आ रहा है, कस्टमर, ऑर्डर, पेमेंट। तो अब इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने एक फील्ड है ऑर्डर नंबर, ये रही। ये जो ऑर्डर नंबर फील्ड है, मैं इस ऑर्डर नंबर फील्ड को अपने हर एक डाटा टेबल में लेके जा रहा हूं। देखिए ये मैंने ऑर्डर इन्फो सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी ऑर्डर नंबर है, पेमेंट इन्फो सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी ऑर्डर नंबर है। ये क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज मैं इन तीनों को एक सिंगल डाटा मॉडल में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो अब बात आती है कि सिंगल डाटा मॉडल क्या होता है। तो उसके लिए हम एक्सेल की से थोड़ा सा ब्रेक लेके मेरी जो प्रेजेंटेशन है उस पे जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये काम करता है। तो आ जाइए प्रेजेंटेशन पे वापस। हाँ जी,
तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है। अब इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, माई स्क्रीन गॉट स्टक अप, 1 मिनट दीजिए प्लीज। यस जी, यस तो यहाँ पे बात जस्ट अ मिनट, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ जी, तो अगला सवाल जो आता है वो यहाँ पे ये आता है कि डाटा मॉडल्स क्या होते हैं और डाटा मॉडल्स को एक्सेल में कैसे यूज किया जा सकता है। जी, तो डाटा मॉडल्स के लिए अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली वर्ड आती है कि डाटा मॉडल्स कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम सबको थोड़ा सा भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आइडिया हो तो एक लार्ज डाटाबेस को जब मैं एक किसी स्ट्रक्चर या मॉडल में एक्सप्लेन करता हूं, उस चीज को डाटा मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे 3 आते हैं डाटा मॉडल्स, जैसे एक आपका आ जाता है RDBMS आ जाएगा, एक हिरारिकल आ जाएगा। तो ये अलग अलग डाटा मॉडल्स हैं, लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है रिलेशनल डाटा मॉडल। मींस अलग अलग डाटा टेबल्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और फिर उन सभी को अपने पिवट के अंदर यूज में लेकर आऊं, वो जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट। और वो जो डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दूंगा। तो ये मेरी एक और स्क्रीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा करंट एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी, उस एग्जांपल के अंदर मेरे पास 3 अलग अलग डाटा मॉडल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज कस्टमर इन्फो, सेकंड वन इज ऑर्डर इन्फो एंड थर्ड वन इज पेमेंट इन्फो। अब ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनका कैसे मैं यूज करूंगा ये मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाइए कि डाटा मॉडल्स के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि ऑर्डर नंबर एक ऐसी फील्ड है जो मैंने हर जगह ली हुई है। अब ऑर्डर नंबर जो फील्ड है, पर्टिकुलर हर फील्ड को कहा जाता है की, KEY की। अब ये जो की होती है इसका मतलब ही फील्ड होता है, पहली चीज। अब वर्ड आता है प्राइमरी की। ये प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसी की जिसपे आप अपना पूरा डाटाबेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय आईडी, हम सबको जो एम्प्लॉय आईडी इशू हो रखी है उसी एम्प्लॉय आईडी पे हमारी अटेंडेंस कैलकुलेट होती है और उसी अटेंडेंस के बेसिस से हम सबको सैलरीज मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय की इज द इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट। अगर मान लो मेरी कोई एम्प्लॉय की नहीं है तो मेरा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की का मतलब होता है एक ऐसी की जो जहां पर है उसका सिग्निफिकेंस वहां नहीं है लेकिन वो किसी और डाटाबेस की तरफ यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल, आई होप मेरा इंटरनेट आ रहा है और आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही होगी जी। तो मैं आपको फॉरेन की का एग्जांपल देता हूं कि कैसे फॉरेन की को एसोसिएट किया जाता है। आप ये स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग टेबल्स लिए हैं। एक में मैंने लिया है सैलरी आईडी, एक में लिया है बेसिक सैलरी, सॉरी एक में मैंने लिया एम्प्लॉय आईडी, नेम, प्रोफाइल, एज एंड सैलरी आईडी। अब यहाँ जो सैलरी आईडी है, सैलरी आईडी का टेबल नंबर सेकंड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ एक वैल्यू को शो करेगा आईडी। लेकिन उस आईडी के बेसिस से आई कैन एक्सेस द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ द सैलरी।
तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, मान लो मेरा एम्प्लॉय आईडी 101 है और मेरी सैलरी आईडी 101A है, तो 101A इज माय सैलरी आईडी, लेकिन वो मेरी सैलरी की इन्फो नहीं दे रही है, लेकिन वो मुझे इंडिकेट कर रही है उस टेबल की तरफ जिस टेबल में मेरी सैलरी से रिलेटेड इन्फो अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ सैलरी आईडी इज वर्किंग एज अ प्राइमरी की, जिसके बेसिस पे मैं अपनी बेसिक सैलरी, HR और इनकम टैक्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं टेबल नंबर सेकंड पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सैलरी आईडी जो है वो प्राइमरी की नहीं है, बट इट इज वर्किंग एज अ फॉरेन की। फॉरेन की मतलब कहीं और इशारा कर रही है। जैसे अगर आप कहीं मेन रोड से जा रहे हो और ऊपर आप एक बोर्ड देखते हो आजादपुर सब्जी मंडी, अब ये जो आजादपुर सब्जी मंडी का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड ये नहीं आपको दिखा रहा है कि आजादपुर सब्जी मंडी यही है। बोर्ड आपको ये बता रहा है कि इस रोड पे अगर आप चलते जाओगे तो आगे जाके आप आजादपुर सब्जी मंडी भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये डाटा मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है, मींस जिसके अंदर सारा डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और कनेक्टेड होने के साथ आप सारे डाटा को एक साथ सिंगल हैंडेडली एक्सेस भी कर सकते हो। तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सेल में कैसे यूज में लेकर आ सकता हूं, मैं आप लोगों को वो बताता हूं। तो अब मैं आपके साथ मेरी एक्सेल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जी। तो यहां मेरे पास 3 अलग अलग डाटा अवेलेबल है, ये टेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे इनको टेबल्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल सेलेक्ट द टेबल जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस में ई, या तो ये प्रेस कर दीजिए। अगर नहीं पता शॉर्टकट की तो आप सीधा इंसर्ट में जाइए, टेबल के ऊपर थोड़ी देर कर्सर रखिए तो आप देखेंगे कि इसकी शॉर्टकट की वही लिखी आ गई है। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द रेंज। रेंज सेलेक्ट हो जाने के बाद यू विल जस्ट क्लिक द ऑप्शन माय टेबल एज हेडर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपके जितने टेबल हैं सबकी हेडिंग्स होनी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हेडिंग्स नहीं होंगी तो फिर वो उसे डाटा मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई जस्ट प्रेस्ड ओके, और जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे टेबल में कन्वर्ट हो गया और ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आ गई हैं। अब इस केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सेलेक्ट करके ही रखिए और टेबल नंबर 1 इसको हटाकर इसका एक नाम दे दीजिए। वैसे मान लीजिए मैंने यही नाम दे दिया, कस्टमर इन्फो। ठीक है, तो ये मेरा टेबल नंबर 1 हो गया, इसका नाम मैंने दे दिया कस्टमर इन्फो। अब आ जाइए ऐसे ही ऑर्डर इन्फो पे। ऑर्डर इन्फो में आने के बाद आई विल अगेन सेलेक्ट द डाटाबेस, और डाटाबेस को सेलेक्ट करके मैं शॉर्टकट से प्रेस करूंगा कंट्रोल की, हेडिंग वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा तो इट विल अगेन कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर टेबल। टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो भैया नाम भी देना है तो इसको नाम भी दे दीजिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया ऑर्डर इन्फो। मैं वही नाम दे रहा हूं जो मेरी शीट्स के नाम है। आप लोग कोई और नाम देना चाहें तो इट्स अप टू यू, कोई इश्यू नहीं आएगा, बस एक नाम होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर इन्फो नाम दे दिया। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो को भी मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन इंसर्ट में गया, टेबल पे क्लिक किया और अगेन मैंने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया जी, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको नाम दिया पेमेंट इन्फो। जस्ट अ मिनट जी, पेमेंट इन्फो। तो इस तरीके से मैंने अपने तीनों डाटा टेबल्स को प्रॉपरली इक्वल नाम दे दिए। अब नाम देने के बाद अगला स्टेप मैं क्या करूंगा, अब नाम देने के बाद अगले स्टेप में मुझे इनमें रिलेशन बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, अब देखिए, अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो रिलेशन के लिए यू विल सेलेक्ट डाटा टैब। डाटा टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन आती है रिलेशनशिप्स। ये ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अभी आप देखोगे कि सामने जो स्क्रीन आ रही है इट इज शोइंग कि एग्जिस्टिंग डाटाबेस में कितने रिलेशन आपने बनाए हैं। तो अभी तक मैंने एग्जिस्टिंग डाटाबेस में कोई रिलेशन नहीं बनाया। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू रिलेशंस फॉर माय डाटा मॉडल। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में आई विल गो टू न्यू, और न्यू में जाके एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर आई विल सेलेक्ट टेबल नेम्स। ये वही नाम है जो मैंने अभी दिए थे, कस्टमर इन्फो, ऑर्डर इन्फो एंड पेमेंट इन्फो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आई विल कनेक्ट कस्टमर इन्फो विद ऑर्डर इन्फो एंड देन आई विल कनेक्ट कस्टमर इन्फो विद पेमेंट इन्फो, राइट। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट किया कस्टमर इन्फो, आई एम एसोसिएटिंग इट विद ऑर्डर इन्फो।
अब ये हो जाने के बाद अगली चीज आती है कौन सी ऐसी की है जिसके बेसिस पे आप पूरा डाटाबेस बनाओगे। तो यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर नंबर इज माय की, जो कि हर डाटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑर्डर नंबर अगर एक डाटाबेस में काम कर रही है एज अ प्राइमरी की, तो ऑर्डर नंबर अगले डाटाबेस में काम करेगी एज अ फॉरेन की, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑर्डर नंबर, और इसी तरीके से मैंने नीचे वाले बॉक्स में भी ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करता हूं तो ये मेरा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। तो यहां मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो यहां स्क्रीन पे कनेक्शन आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे एक एक्टिव कनेक्शन शो हो रहा है। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू मेक अनदर कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे गया विद न्यू, और न्यू में जाके मैंने अगेन सेलेक्ट किया कस्टमर इन्फो। नाउ आई एम एसोसिएटिंग कस्टमर इन्फो विद पेमेंट इन्फो, क्योंकि ऑर्डर इन्फो के साथ मेरा हो चुका है। पेमेंट इन्फो सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑर्डर नंबर, फिर रिलेटेड कॉलम के अंदर जाके आई हैव अगेन सेलेक्टेड ऑर्डर नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्डर नंबर एक फील्ड ऐसी जरूर लीजिएगा जो हर डाटाबेस में हो। इट कैन बी ऑर्डर नंबर, इट कैन बी प्रोडक्ट नंबर, इट कैन बी एम्प्लॉय नंबर, इट कैन बी स्टूडेंट नंबर। कोई भी ऐसी यूनिक चीज, प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करती है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल सेलेक्ट ऑर्डर नंबर फॉर बोथ साइड्स, आई विल क्लिक ऑन ओके, और जैसे ही ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे ये दोनों रिलेशन एस्टैब्लिश हो गए हैं। दोनों रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद आप इसको, एक ऑप्शन होती है पावर पिवट, मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। ये कहां से ऐड होती है आई विल एक्सप्लेन यू। अब पहले आप इसको क्लोज करोगे, आई विल स्ट्रेट गो टू पावर पिवट, और पावर पिवट में जाके मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा। तो आप देखोगे मैनेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए, एक स्क्रीन खुलेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। Yes, it is opening. Just wait. प्रोसेसिंग हो रही है। एक बारी जैसी स्क्रीन खुल जाती है मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करता हूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिए बस जी। तो आप यहाँ स्क्रीन पे एक स्क्रीन देख रहे होंगे जिसका नाम हेडिंग आ रही है पावर पिवट फॉर एक्सेल। इसके अंदर से मैं बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन मुझे ये सारी ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। आई जस्ट वांट टू शो द डायग्राम व्यू ऑफ द कनेक्शन जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डायग्राम व्यू, मैंने उस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैं डायग्राम व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे आप कि आपके सामने एक फिगर आ रही है विच इज एक्सप्लेनिंग यू कि मैंने कैसे 3 अलग अलग डाटा टेबल्स को एक डाटा मॉडल में इंटीग्रेट करके उनको कनेक्ट किया है। कनेक्शन में ऑर्डर नंबर इज द फील्ड जो कि आपको हर जगह देखने को मिल रही है। देखिए जैसे ऑर्डर नंबर ये रहा, फिर ऑर्डर नंबर ये रहा, और फिर ऑर्डर नंबर ये रहा। तो हर जगह आपको ऑर्डर नंबर के थ्रू कनेक्शन मिलेगा। आप में से बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ऑर्डर नंबर नहीं है तो क्या? अगर ऑर्डर नंबर नहीं होगा तो RDBMS की प्रॉपर्टी के अंदर इसका एक लॉ है, वो ये है कि एक फील्ड ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कनेक्टिविटी के लिए जरूर हो। अगर मान लीजिए सारी ही स्ट्रेंज फील्ड हो जाएंगी तो कनेक्टिविटी कैसे होगी? अगर मैं किसी इंसान को जानता ही नहीं हूं तो मैं उससे कनेक्ट कैसे हो पाऊंगा? तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीच में एक कनेक्शन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे भी जानता हो, कोई उसे भी जानता हो, तभी वो हमारी इंट्रोडक्शन करवाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं वापस से आपको अपनी एक्सेल की शीट पे लेके चलता हूं जी। कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है? कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाने के बाद अब आपको वापस से कस्टमर इन्फो जाना है। यू विल क्लिक एनीवेयर इन द डाटाबेस एंड यू विल स्ट्रेट गो टू इंसर्ट, और इंसर्ट में जाकर आप सीधा क्लिक कर दोगे पिवट के ऊपर। पिवट पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो अब आप देखोगे कि अब आपका थर्ड ऑप्शन यूज वर्कबुक डाटा मॉडल, जो पहले नहीं एक्टिवेट हुआ था लेकिन अब वो एक्टिवेट हो रहा है, यूज करने के लिए तैयार है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यू कैन स्ट्रेट सेलेक्ट दिस
और जैसे ही आप एक न्यू वर्कशीट पे नया पिवट इंसर्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे तीनों अलग अलग डाटाबेसेस आपको शो कर रहे हैं। तो अब जो पिवट आप बनाने जा रहे हो वो मल्टीपल डाटा शीट के बेसिस पे है, ना कि सिंगल डाटा शीट के बेसिस पे। बाकी ऑप्शन जो फिल्टर मैंने आपको समझाए थे वो वैसे के वैसे ही काम करेंगे इसके साथ भी, लेकिन इसमें सिर्फ जो मेन हाईलाइटेड चीज थी वो ये थी कि इसमें मल्टीपल शीट्स यूज हो रही हैं। लास्ट एग्जांपल में मैंने सिंगल शीट के बेसिस पे काम किया था। तो यहाँ पे मैंने ये तीन अलग अलग शीट्स, कस्टमर इन्फो, ऑर्डर इन्फो एंड पेमेंट इन्फो, ये तीनों चीजें आ रही हैं। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि अंदर फील्ड का नाम भी आ रहा है, विच इज ऑर्डर इन्फो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट। तो ये सब इन्फो आपके आ रहे हैं। ऐसे ही आपका ऑर्डर इन्फो की जितनी फील्ड है वो भी आ रही हैं और पेमेंट इन्फो की जितनी फील्ड है वो भी आ रही है। अब बात करते हैं कि मैं कैसे फील्ड इंसर्ट करूंगा। आपको सिंपल सेल्स अमाउंट जैसे मैंने यहाँ से पिक किया और पिक करने के बाद मैं सीधा इसको वैल्यूज पोर्शन में ले गया और जैसे ही मैं सेल्स को वैल्यू में ले गया तो आप देखोगे कि एक ओवरऑल सेल्स अमाउंट आ गई 57,140। ये ओवरऑल जो मेरे ऑर्डर्स हैं, चाहे वो क्लोज हो चुके हैं चाहे वो एक्टिव हैं, ये सारी अमाउंट मुझे शो कर रहा है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है? अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस के अंदर आप आ जाओ और यहाँ पे और चीजों को इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टेट, मैंने स्टेट को रोज में इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, क्योंकि मेरी यही 3 स्टेट है जिसपे मेरा पूरा डाटाबेस बेस्ड है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को उठाया। अब पहले मैं प्रोडक्ट को ढूंढ लूं, एक मिनट, ये रहा ऑर्डर, दैट दिस इज माय, ये रहा प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट को लिया और प्रोडक्ट को मैंने कॉलम में इंसर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि मेरे सारे प्रोडक्ट पर्टिकुलर स्टेट वाइज आ रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर एक है। और उसके बाद ये ले जाने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर और चीजें भी पिवट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे और क्या इंसर्ट कर सकते हैं हम, मैंने ले लिया मंथ। तो मैंने मंथ उठाया और मैंने मंथ को स्टेट के ऊपर रखा, ठीक है। या फिर मैं स्टेट के नीचे ले लूंगा तो मंथ विल बी सब हेडिंग एंड स्टेट विल बी मेन हेडिंग। तो मैंने यहाँ मंथ को सेलेक्ट किया, जैसे इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि बैंगलोर मंथ का जनवरी, जून और मार्च का डाटा मेरे सामने आ रहा है। ऐसे ही दिल्ली का आ रहा है, ऐसे ही मुंबई का आ रहा है। ये पूरा डाटाबेस है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? अब मैंने यहाँ पे, मेरी एक फील्ड थी स्टेटस, जिसके अंदर अलग अलग स्टेटस आ रहे थे। तो मैंने वो स्टेटस को किया पिक, और पिक करके मैं स्टेटस को फिल्टर में ले गया। स्टेटस को मैंने जैसे फिल्टर में डाला तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मल्टीपल जो सिलेक्शन है उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं क्लोज्ड ऑर्डर्स, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स एंड न्यू ऑर्डर्स, इन तीनों को लेकर काम कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अब ये मुझे जो फिगर दे रहा है वो सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स की फिगर दे रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल डाटाबेसेस के थ्रू भी आप पिवट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बारी और एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने सारी प्रोसेस कैसे की है। पहले मैंने 3 अलग अलग डाटाबेसेस लिए, तीनों अलग अलग डाटाबेसेस को मैंने टेबल्स में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन के बाद मैंने उनको रीनेम किया। रीनेम करना इंपॉर्टेंट ऑप्शन की स्टेप नहीं है, बट अगर आप रीनेम कर देंगे तो आपको इजी रहेगा अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद मैंने क्या किया? कनेक्शंस बनाए। कनेक्शंस के लिए मैं डाटा टैब में गया। डाटा टैब में ऑप्शंस आती है रिलेशनशिप। मैंने उस ऑप्शन को यूज करते हुए अपने जितने भी डाटाबेसेस थे उन्हें कनेक्ट करके एक डाटा मॉडल बनाया। फिर पिवट इंसर्ट किया। पिवट इंसर्ट करते हुए मैंने उसमें डाटा मॉडल की ऑप्शन को सेलेक्ट किया, क्योंकि नाउ मेरे पास डाटाबेस था। डाटाबेस हो जाने के बाद फिर मैंने क्या किया? पिवट इंसर्ट कर दिया, और पिवट इंसर्ट करके आगे की वही ऑप्शंस हैं जो मैंने जब सिंगल डाटाबेस में आपको एक्सप्लेन की थी, वही सारे रो, कॉलम, फिल्टर, देन उसके बाद आपके स्लाइसर, टाइमलाइंस, ये सब चीजें आपको वैसी की वैसी ही मिल जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए और आपकी कनेक्टिविटी सही बेसिस पे काम करे। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ जाता है कि भाई अगर मुझे डाटा मॉडल्स नहीं आते, मेरी बैकग्राउंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा?
तो आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है जिसकी हेल्प से आप सिंपल डाटाबेस इंसर्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको वो वाली ऑप्शन भी फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको एक और आइडिया, एक और स्टाइल का पिवट आ जाएगा। तो मैंने अभी तक 2 स्टाइल्स के पिवट आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट जिसमें मैंने यूज किया था सिंगल डाटाबेस, सेकंड मैंने यूज किया मल्टीपल डाटाबेस विद डाटा मॉडल। अब जो मैं यूज करूंगा वो मैं करूंगा पिवट विद मल्टीपल डाटाबेस। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो ये पिवट वाली जो शीट है, मैं इस पिवट वाली शीट को हटा रहा हूं एंड आई विल अगेन इंसर्ट अनदर पिवट। परमानेंटली डिलीट हो जाने के बाद अब देखिए मैं क्या करूंगा। हाँ जी, तो मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर कस्टमर इन्फो है, ऑर्डर इन्फो है, पेमेंट इन्फो है, और इन्हीं तीनों को लेकर मैं आपके सामने एक और इलस्ट्रेटेड एग्जांपल आपको दूंगा। तो उस केस के लिए अब हमें क्या चाहिए, उस केस के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए वो आपको चाहिए एक्सेल का इनबिल्ट पिवट टेबल विजार्ड। अब वो कहां से आएगा मैं आपको वो बताता हूं। यहां आप देखेंगे तो मैंने ऊपर की साइड पे यहां पे एक्सेल में ये देखिए ये इंसर्ट कर रखा है यहां पे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसको सर्कल करता हूं, ये देखिए ये रहा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस ऑप्शन को इंक्लूड कर रखा है फॉर माई यूज। बट अगर मान लीजिए आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, तो मैं आपको वो बताता हूँ। प्लस में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पावर पिवट की ऑप्शन कैसे इंक्लूड की जाती है। आज का जो लेक्चर था वो इसी चीज पे बेस्ड था। अगला जो लेक्चर मैं लूंगा इन फ्यूचर, आई एम प्लानिंग टू गिव अ लेक्चर ऑन पावर क्वेरी एंड पावर पिवट। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सेल में लोगों को नहीं आते हैं, बट अगर आप लोग सीख जाएंगे तो एक बहुत अच्छे एक्सेल ऑपरेटर हो सकते हैं आप लोग। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इनको मैंने कहां से ऐड किया था। पावर पिवट ऑलरेडी टैब्स में आ रहा है, लेकिन मैं ये कहां से लाया था मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यू विल गो टू फाइल, और फाइल में जाके जस्ट अ मिनट जी, फाइल में जाके आप ऑप्शंस पे जाएंगे, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, आप इस पे क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका। जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसके अंदर देखिए नीचे से सेकंड ऑप्शन है एड-इन्स। ये मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू इंक्लूड पावर पिवट, ठीक है। तो एड-इन्स में आप जाएंगे, एड-इन्स में जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, एक मिनट दीजिए, मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट इज प्रोसेसिंग। देखिए एक्सेल में पावर पिवट बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पावर पिवट हमें अलाउ करता है अलग अलग डाटाबेसेस को कनेक्ट करना, और साथ में पावर क्वेरी हमें अलाउ करता है डाटाबेस के साथ, अगर हमारा कोई डाटाबेस है उसके साथ हम ऑप्शंस को कैसे ऐड करते हैं वो भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस ऑप्शन को मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे मैंने एड-इन्स पे क्लिक किया था, एड-इन्स पे क्लिक करके, अरे यार एक मिनट दीजिए प्लीज। जी, तो मेरी एड-इन्स की स्क्रीन खुल गई है, आई होप यू आर एबल टू सी इट। उसमें आप देखेंगे लास्ट के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज, मैनेज के अंदर एक्सेल एड-इन्स आ रहे हैं, आप इसमें क्लिक करिए। तो क्लिक करके देखिए सेकंड ऑप्शन आ रही है कॉम एड-इन्स, COM कॉम एड-इन्स, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गो टू द ऑप्शन गो, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगी जिसके अंदर पावर व्यू, पावर मैप, पावर पिवट और इंक्वायरीज। ये सारे एसक्यूएल से एसोसिएटेड है। एसक्यूएल जैसे कि आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर आप ओरिजिनल किसी जगह पे आपके पास एक डाटाबेस है जो लाइव डाटाबेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए अमेज़न में काम करते हैं और अमेज़न के अंदर जो डाटा आता है वो लाइव डाटा आता है, यानी कि जो कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा है। तो ऐसे डाटा के बेसिस पे अगर आप कुछ पिवट बनाना चाहते हैं, या लास्ट मोमेंट की 12 बजे तक मेरे पास कितने ऑर्डर आ गए, ऐसी रिपोर्ट्स अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो उन केसेस में वी विल यूज पावर पिवट, जो कि एक्सट्रीम एडवांस स्टेजेस में आता है। बहुत अच्छी ऑप्शन है।
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट, जो मैंने अभी किया था क्लिक, और क्लिक करने के बाद यू विल जस्ट प्रेस ओके। तो जैसे ही आप ओके कर दोगे तो ये पावर पिवट की जो ऑप्शन है ये आपकी इसमें आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पिवट विज़ेट ऐड किया जाता है जो मैं यूज करूंगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये देखिए ये रहा पावर विज़ेट जो मैंने ऊपर यूज कर रखा है, इसका पूरा नाम है पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ेट। सेम चीज को मैंने कैसे इंक्लूड किया है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो ये एक डाउन एरो आ रहा है, आप इस पे क्लिक करिए। कस्टमाइज क्विक बार है ये हमारी एक्सेस करने के लिए, जो ऑप्शन में अक्सर यूज करते हैं हम। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे जाएंगे, नीचे से सेकंड ऑप्शन है विच इज मोर कमांड्स, यू विल क्लिक ऑन इट। क्लिक करने के बाद नाउ यू विल गो टू पॉपुलर कमांड्स लिखा रहा है, इसकी जगह पे यू विल सेलेक्ट ऑल कमांड्स। ये सारी एक्सेल के अंदर जितनी कमांड्स हैं ये सब की सब यहाँ आ जाएंगी। नाउ यहाँ पे आप सिलेक्ट करके प्रेस कीजिए, पी प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ेट। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट किया तो पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ेट वो ऑप्शन मुझे यहाँ दिखाई दे जाएगी। ये रही ऑप्शन, मिलते ही आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो देखिए जैसे मेरे इसमें ऑलरेडी एडेड है तो ये शो कर रहा है कि यस इट हैज बीन ऑलरेडी एडेड हियर। तो आपके केस में ये ऐड हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड यू विल प्रेस ओके। जैसे ही ओके प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ ऊपर शो होने लग जाएगा। ओल्डर वर्जन्स के अंदर ये ऑप्शन ऑन स्क्रीन होता था, लेकिन जैसे जैसे एक्सेल में एवोल्यूशन हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि उन्होंने इंटरनली कर दी हैं। तो आपको इंटरनली जाके इन ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करने के बाद ही ये ऑप्शंस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो उस केस में आई विल गो हियर, मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं, जिसके अंदर एक थर्ड ऑप्शन आ रही है मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस। मींस अगर आपके पास एक से ज्यादा रेंज है, आप उसे यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो यस मैं यही यूज करना चाहता हूँ। आई विल क्लिक ऑन मल्टीपल कंसोलिडेटेड रेंजेस एंड देन मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा पिवट टेबल। क्लिक करने के बाद आई विल प्रेस नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा 2 ऑप्शन और आएंगे जिसमें कहेगा कि क्या मैं एक सिंगल पेज का व्यू अपने आप बना दूं या आप कस्टमाइज व्यू बनाना चाहते हैं। तो मैं इसमें बोलूंगा जी मैं कस्टमाइज व्यू बनाना चाहता हूं, तो आई विल सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन जिसके अंदर आ रहा है आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। क्लिक करने के बाद यू विल प्रेस नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपकी ये स्क्रीन खुल जाएगी। नाउ इट विल अलाउ यू टू इंक्लूड डिफरेंट हेडिंग्स। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ऑर्डर नंबर जो कि आपकी प्राइमरी की है उसको सेलेक्ट मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, फर्स्ट नेम से मैंने सिलेक्शन शुरू किया। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड स्टेट इन तीनों को सिलेक्ट किया। ऐड पे क्लिक किया तो देखिए नीचे कस्टम नेम ये लिखा आ गया, फाइल का नाम आ रहा है और उसके बाद रेंज आ रही है। देन नेक्स्ट अगेन आई विल क्लिक हियर, आई विल सेलेक्ट ऑर्डर इन्फो, और यहाँ से मैं मंथ, प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक और रेगुलर इनको सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल एड इट। उसी तरह से मैं थर्ड रेंज इंक्लूड करूंगा। अगेन आई विल गो टू पेमेंट इन्फो एंड आई विल सेलेक्ट सेल्स अमाउंट, मेथड एंड स्टेटस। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मैंने 3 अलग अलग डाटा रेंज ऐड करी हैं। अब इन तीनों डाटा रेंज के बेसिस पे मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ। तो मुझे कितने पेजेस बनाने हैं, आई जस्ट वांट टू मेक 1 पेज। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पेज 1 पे क्लिक किया, ये मींस पेज 1 फॉर एवरी डाटा टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड के अंदर मान लीजिए मैंने नाम दे दिया कस्टमर इन्फो। देन उसके बाद मैंने फर्स्ट फील्ड के अंदर कस्टमर इन्फो का नाम कस्टमर इन्फो दे रहा हूं मैं, CUST कस्ट इन्फो। एंड देन आफ्टरवर्ड यू विल गो फॉर order info, again you will rename it as order info. Then again you will go for payment, आप इस पे क्लिक करेंगे और जो पेमेंट इन्फो है उस पे क्लिक करके आपने इसको थर्ड का नाम दे दिया पेमेंट इन्फो। नाउ यू विल जस्ट नीड टू गो फॉर नेक्स्ट, और जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे ये आपसे पूछेगा कि मैं पिवट टेबल कहाँ इंसर्ट करूं। तो मैंने इसको बता दिया जी आप पिवट टेबल न्यू शीट पे इंसर्ट करिए, एंड देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन फिनिश and it will automatically insert the pivot table for me। तो ये देखो ये pivot table इसने इंसर्ट करा है, जिसके अंदर कॉलम में कौन कौन सी फील्ड हैं, आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी डाटा फील्ड चेंज कर दी इनटू सम, तो मैं यहाँ पे सम पे कर लूंगा तो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी।
आप पिवट टेबल में सिलेक्शन करके मेथड्स को क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, इट्स अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे आप चेंज करते जाएंगे तो आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने रो में मैं गया और रो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज को रिमूव कर दिया। प्लस पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये कॉलम नंबर यहाँ डाला और रो को नंबर को यहाँ डाल दिया, तो ये देखो ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसिंग आ गई है, नाम लिख के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक और डाटा टेबल मल्टीपल वाला भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। तो बाकी चेंजेस जैसे आपको फील्ड चाहिए आप इसमें लेकर आ जाइए, चेंज करना चाहें चेंज कर लीजिए, या फिर अगर डाटा मॉडल के थ्रू करना चाहते हैं तो आप डाटा मॉडल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पिवट टेबल के अंदर जो हमने सीखा है अभी तक वो हमने 3 अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, और इसके अंदर फर्स्ट सिंपल, सेकंड डाटा मॉडल, थर्ड मल्टीपल विद विजार्ड ऑप्शन, फिल्टर्स विल बी सेम, सबके सब एक जैसे रहेंगे, और बाकी पूरे का पूरा डाटाबेस आपका इस तरह से वर्कआउट हो सकता है। तो इसकी हेल्प से आप अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और उन रिपोर्ट्स के अंदर आप अपनी कैलकुलेटेड फील्ड्स भी इंक्लूड करके कस्टमाइज पिवट रिपोर्ट भी बना सकते हो। तो गाइज ये था पिवट और उसके फीचर्स। आई होप थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे पता है कि 1 घंटे की क्लास के अंदर ये सब चीज़ें आदमी एकदम से नहीं सीखता, बट मैं आपके साथ ये वाली फाइल और इसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है वो हर एक के साथ में शेयर कर दूंगा। आपकी क्वेरीज जो हैं वो ऑलवेज वेलकम है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। ईमेल आईडी आपके पास है, आप अपनी क्वेरी और अपने अगर मान लीजिए आपकी एक्सेल फाइल में कोई एरर्स है तो आप मुझे वो मेल भी कर सकते हो, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। तो ये था हमारा इस सेशन का पहला टॉपिक जो मैंने अभी अभी ओवर किया है, विच इज पिवट। अगला जो टॉपिक है जो मैं अभी 1-2 मिनट में स्टार्ट करूंगा आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक, वो जो टॉपिक है उसके अंदर वी विल टॉक अबाउट वी लुकअप, इंडेक्स फंक्शन एंड मैच फंक्शन। क्योंकि जब मुझे डाटाबेस में कुछ सर्च करना है तो ये 3 ऐसे फंक्शन हैं जो बहुत यूज आते हैं। वी लुकअप पहले मैं आपको सिखाऊंगा, वी लुकअप में क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आजकल वी लुकअप ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर मान लो वी लुकअप नहीं है और मेरे कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वो ऑल्टरनेटिव क्या हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर इंडेक्स और मैच फंक्शन का कैसे कंसोलिडेटेड यूज करके आप वी लुकअप की तरह उनको यूज में लेकर आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आफ्टर 2 मिनट्स के ब्रेक आई विल स्टार्ट, और देन मैं आपको एक एक करके सारे एग्जांपल दूंगा। तो स्टे ट्यून, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए। इन 2 मिनट्स वी विल कंटिन्यू द क्लास, ठीक है। थैंक यू।
Hi everyone. So welcome back. Let's start. हाँ जी, तो अभी का जो एडवांस एक्सेल का सेशन है जिसके अंदर आप लोगों ने पिवट और उससे रिलेटेड ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आई होप उसका आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी इस चीज़ में काम कर रहे हैं। तो अगर उनके मन में कोई क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड या डाउट्स होंगे तो हम ज़रूर उसे भी अटेंड करेंगे। एंड प्लस में आज का जो सेशन है उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी मन में जनरेट हुई है या कोई ऐसा स्टेप जो आपको नहीं समझ में आया है, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और आई विल शेयर द फाइल एंड द प्रेजेंटेशन विद यू गाइस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे इवनिंग में सेम होगा सेशन। तो अगर किसी का कुछ ऐसा पोर्शन है जो उसे समझ में नहीं आया एंड ही और शी वांट टू कम इन द इवनिंग सेशन, प्लीज आप लोग मोस्ट वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आइए अटेंड कीजिए सेशन। अब बात करते हैं सेशन के पार्ट नंबर 2 की, विच इज फ्यू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हमें सीखने हैं। अब यहाँ पे वर्ड आते हैं 2, एक आता है फंक्शन, एक आता है फॉर्मूला। अब एक ऐसा सवाल है जो मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स से बहुत पूछता हूँ कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर होता है और फॉर्मूला और फंक्शन पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो आइए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा डाटाबेस है और इस डाटाबेस के अंदर से मैंने यहाँ से फर्स्ट ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरी डेट, देन उसके बाद एम्प्लॉय नेम, प्रोफाइल एंड ऑल दिस थिंग्स। अब मैं इसी के ऊपर वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे वी लुकअप फंक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड करता हूँ जिससे मैं कुछ चीजें आप बता सकूँ जी। तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि वी लुकअप क्या होता है और वी लुकअप का मेन सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा इस चीज में कि आप देखते हैं कि इंटरव्यूज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो पिवट और वी लुकअप ही होते हैं जो ज्यादातर लोगों से पूछे जाते हैं। तो पिवट टेबल हो चुका है, अब वी लुकअप की बात करते हैं। वी लुकअप इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज वर्टिकल लुकअप। अब ये जो वर्टिकल हुकअप होता है, अगर मैं इस चीज को 2 में बाइफरगेट कर दूं, एक वर्ड है वर्टिकल और एक वर्ड है लुकअप, तो क्या मतलब होता है? वर्टिकल इज अ पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को फाइंड करता हूं या ढूंढता हूं। और ये जो वर्ड है हुकअप, इसका मतलब होता है व्हेन यू वांट टू लुक फॉर समथिंग इन योर एग्जिस्टिंग डाटाबेस। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो वर्टिकल रहेगा, यानी कि वर्टिकल का मतलब होता है जो कुछ ऐसे जाता है सीधा। आप इस पैटर्न के थ्रू वैल्यूज को लुक करना चाहते हो। वी लुकअप का ही एक और काउंटर पार्ट होता है जो कि बहुत यूज किया जाता था, आजकल नहीं किया जाता, विच इज एच लुकअप। एच के अंदर एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, तो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ डाटा को सर्च किया जाता था लाइक दिस। वो चीज हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, जो खड़ी होती है सीधा उसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और जो फ्लैट होती है उसे वर्टिकल कहते हैं। तो वर्टिकल के अंदर सर्चिंग जो है वो कुछ इस हिसाब से की जाती है और हॉरिजॉन्टल के अंदर यू विल गो लाइक दिस, आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये तो बात रही सिंपल वी लुकअप और एच लुकअप की। अब एच लुकअप और वी लुकअप में क्या क्या चीजें आती हैं और इनका फंक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वी लुकअप का फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और उसको कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी लुकअप। आप पहले इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे फॉर एनी फंक्शन, वी नो दैट इक्वल टू इज इंपॉर्टेंट। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल राइट वी लुकअप, वी विल स्टार्ट द ब्रैकेट एंड आफ्टर स्टार्टिंग द ब्रैकेट जो पहली चीज इसमें आती है वो आती है लुकअप वैल्यू। जिस चीज के बेसिस पे आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अमित के घर जाओ और अमित को एनवलप दे दो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो एनवलप देना ही है, लेकिन किसको देना है? अमित। तो यहाँ पे अमित को पहले ढूंढो, अमित जब मिल जाएगा उसके बाद ही हम अमित को एनवलप हैंड ओवर कर पाएंगे। तो इसमें वो वैल्यू आती है जिसके बेसिस से हम अपनी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाम के बेसिस से सैलरी फाइंड आउट करो,
नाम के बेसिस से इनकम टैक्स निकाल लो, या इनकम टैक्स के बेसिस से नाम निकालो, प्रोफाइल निकालो, तो यानी कि दे आर इंटरकनेक्टेड। तो पहली जो चीज आती है वो आती है लुकअप वैल्यू। देन उसके बाद सेकंड जो चीज आती है वो आता है टेबल एरे। ये मैं आपके सामने इसके फॉर्मूले को बाइफरगेट कर रहा हूं, आपको सारी चीजें बता दूंगा, ये चारों चीजें आपको पता चल जाएंगी तो यू कैन इजीली यूज द फॉर्मूला विद योर डाटाबेस। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गया। देन सेकंड आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू का कलेक्शन जिसके अंदर से आपको अपनी वैल्यू को फेच करना है, यानी कि डाटाबेस का एड्रेस, आपके डाटाबेस का फुल एड्रेस विच इंक्लूड्स रोज एंड कॉलम्स, वो पूरी की पूरी चीजें इसमें आप इंक्लूड करोगे तो सेकंड चीज आपकी ये आ जाएगी। थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन से कॉलम में आपकी वैल्यू है, और इंडेक्स आपको पता है कि इंडेक्स ऑलवेज शोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो कॉलम इंडेक्स आपको अलाउ करेगा कि आपकी वैल्यू कहां पे है, उसके अंदर से वैल्यू को फेच करके निकालना। और लास्ट में हमारा जो आ जाता है इसके अंदर, वो हमारा आ जाता है रेंज लुकअप। अब जो रेंज लुकअप होता है, रेंज लुकअप का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू लेकर आ रहे हो, क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है या वो अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हो वो हो ही ना, तो ऐसे केस में क्या करेगा सिस्टम? ऐसे केस में सिस्टम आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू भी दे सकता है। तो ये चार आर्गुमेंट्स होते हैं, इन चारों को मैं आर्गुमेंट्स इसलिए बोल रहा हूं, ये चारों के चारों, यानी कि लुकअप वैल्यू से आप शुरू हो जाइए और लुकअप वैल्यू से शुरू होकर यहाँ तक, दे ऑल आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है जो इनपुट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको देने होते हैं। तो चलिए अब मैं वी लुकअप स्टार्ट करता हूँ, और वी लुकअप स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वी लुकअप की कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आजकल वी लुकअप ज्यादा यूज में नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब से MS Excel 2019 एडिशन आया है, they have also introduced another function which is name of XLOOKUP। अब ये जो XLOOKUP है, ये VLOOKUP और HLOOKUP का एडवांस वर्जन ही है, क्योंकि VLOOKUP और HLOOKUP के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए they have introduced XLOOKUP function। तो चलिए पहले VLOOKUP को स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए, इसको मैं सेलेक्ट करके हटा देता हूं, and we will now move on to जी। तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगाइए, सेम डाटाबेस जो अवेलेबल है डाटाबेस, मैं इसमें से ही करूंगा। तो मैंने यहाँ करा इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है जी, वी लुकअप आ जाने के बाद आई विल स्टार्ट द ब्रैकेट। मैं जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा तो नीचे आप देखोगे सिंटेक्स लिखा आ रहा है, ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वी लुकअप को फंक्शन कहा जाता है, फॉर्मूला नहीं कहा जाता। फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन एक्सेल ऑलरेडी, उसे आप फंक्शन ही कहोगे। फॉर्मूला का मतलब होता है जब आप कस्टमाइज्ड स्टेटमेंट लिखते हो। अगर कोई कस्टमाइज्ड स्टेटमेंट आपने लिखी है तो उसके अंदर यू कैन इंक्लूड मोर देन वन फॉर्मूला एट ए टाइम, आई मीन हाँ, मोर देन वन फंक्शन एट ए टाइम। तो वो जो स्टेटमेंट होगी ना, वो फॉर्मूला कहलाएगी। तो अभी ये मैं फंक्शन लिख रहा हूं, तो इसलिए वी लुकअप को हमेशा फंक्शन कहा जाता है, वी लुकअप फॉर्मूला नहीं कहा जाता। तो इट्स अ फंक्शन। सो वी लुकअप फंक्शन, वी विल स्टार्ट द ब्रैकेट। पहले मुझे कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, किसके बेसिस पे मुझे सर्च करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट वैल्यू ये ले लेता हूँ सेल, तो मैंने यहाँ पे A2 सेल को सिलेक्ट कर लिया। मींस A2 सेल में जो वैल्यू है, यहाँ A2 सेल में क्या पड़ा है, यहाँ A2 सेल में पड़ा हुआ है एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि भाई 12 मार्च 1980 जो डेट है, उस डेट को देखो। कहां से देखो? अवेलेबल रेंज में से देखो। तो मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, उसमें से क्या देखो, 12 मार्च 1980 को जो भी एम्प्लॉय आया है उसका एम्प्लॉय नेम देखो। तो नेम का इंडेक्स कौन सा है? अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्स्ट है तो नेम विल बी सेकंड इंडेक्स नंबर। तो यहां मैंने कर दिया 2। उसके बाद कॉमा लगाइए, टेबल सेलेक्ट हो गया। और अब रेंज लुकअप के अंदर नाउ नीड टू फॉलो कि भाई क्या तुम्हारे को ओरिजिनल वैल्यू चाहिए? हाँ, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। मींस अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी तो वो उसकी जगह पे 0 दे देगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसकी जगह पे आप क्या करो, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया फॉल्स। जैसे ही मैंने फॉल्स लिखा, लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज करा, तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया वी लुकअप का। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली में ये वी लुकअप काम कैसे कर रहा है। वी की फुल फॉर्म होती है वर्टिकली, ये वर्टिकली वैल्यू को सर्च करेगा
सबसे पहले ये 12 मार्च 1980 की डेट को देखेगा। डेट मिल जाने के बाद ये उस डेट पे जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेगा और उसके नाम को प्रिंट करवाएगा, अगर वो नाम एग्जिस्ट करता है तो। ऐसा भी हो सकता है कि नाम नहीं प्रिंट कर रहा हो, तो उस केस में आप इफ एरर लगा के भी उस फंक्शन को कोई और अल्टरनेटिव आंसर दे सकते हो, या इफ नॉट एप्लीकेबल आ जाए तब भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो यहाँ मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे कि उस व्यक्ति का नाम आ गया, विच इज अमन। तो इस तरह से 12 मार्च 1980 के बेसिस पे जो एम्प्लॉय का नाम है वो नाम उसने मुझे प्रिंट करवा दिया। अब ये तो बात रही कि सिंपल जब डेट, मुझे एक ही डेट लेनी थी जी, एक ही डेट में आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यूजर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करना चाहूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मान लीजिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्म बनाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर डेट, ठीक है। अब मैं डेट यूजर से ले रहा हूं और वो डेट मैं यहां लूंगा इसके अंदर। तो आप इसमें डेट लेंगे, आप पहले इसका डाटा टाइप चेंज कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको डेट लेनी है तो आप यहाँ पे शॉर्ट डेट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये डेट आ गया। अब इसके अंदर डेट ही एक्सेप्ट करेगा यूजर। जो भी डेट देगा मैं उस डेट के बेसिस पे यूजर को आंसर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी लुकअप, आई हैव स्टार्टेड द वैल्यू। अब मुझे वैल्यू कहाँ से लुकअप करनी है? मुझे वैल्यू लुकअप करनी है उस सेल से जिस सेल का मैंने एड्रेस लिया हुआ है, या मैं यूजर से जिसमें वैल्यू लूंगा। कॉमा लगाया। रेंज कहाँ है? रेंज तो वही रहेगी, तो मैंने इसी रेंज को सेलेक्ट कर दिया। कॉमा लगाया क्योंकि मुझे नाम चाहिए था, तो मैंने नाम फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए सेकंड इंडेक्स नंबर दे दिया, विच इज 2। और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा क्योंकि मुझे फॉल्स वैल्यू चाहिए थी। फॉल्स लिखने के बाद यू विल जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे अभी एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अभी लिखा है NA, मीन्स अभी वैल्यू कोई एंटर नहीं है। लेकिन जैसे ही यूजर एंटर माई डेट के अंदर कोई वैल्यू डालेगा तो उस डेट पे जो भी नाम होगा ये उस नाम को प्रिंट करवाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 12/6/1981 और मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने मुझे अजय दे दिया। मींस मैं अगर एक छोटा सा यूजर ओरिएंटेड फॉर्म बना लेता हूं तो उस फॉर्म में मैं यूजर एंटर्ड वैल्यू के बेसिस पे भी अपनी आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये सेकंड टाइप हो गया वी लुकअप को यूज करने का। अब मैं इसमें कुछ और इंक्लूजन करते हैं। जैसे मान लो मैं आलसी हूं, तो आलसी लोग ही इन्वेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूं कि मुझे डेट एंटर ना करनी पड़े, कुछ ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर ऑफ डेट्स आए। मैं जिस भी डेट को सेलेक्ट करूं उस डेट के बेसिस पे जो भी नाम है वो मेरे फॉर्मूला के थ्रू प्रिंट करे, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं मेरी सेल को सिलेक्ट करूंगा, इसे एम्प्टी कर देता हूं अभी, और यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करने के बाद आई विल स्ट्रेट गो टू डाटा, और यहाँ जो मेरा डाटा टैब है उसके अंदर एक ऑप्शन आ रही है डाटा वैलिडेशन। आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे विच इज लिस्ट, यानी कि क्रिएट अ लिस्ट। लेकिन जो लिस्ट मैं बनाऊंगा उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स मैं ओरिजिनल डाटाबेस से लूंगा, वो मैंने यहां से लिया। तो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट पूरी सेलेक्ट कर ली 16 के 16 लोगों की। और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे डाउन एरो की आ रहा है। अब ये जैसे ही डाउन एरो की आता है इसमें देखिए सारी डेट्स आ रही हैं जिन डेट के बेसिस पे मुझे नाम चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ से कोई भी डेट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो देखिए नीचे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली छोटा सा एक अपना फॉर्म बना सकते हो और एक लार्ज डाटाबेस के अंदर से यू कैन सर्च एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप सर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं और कोई भी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है, तो उस केस में आप अपना एक फॉर्म बना लीजिए और एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे यू कैन एक्सेस ऑल द डाटा फील्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आपकी जो डेट है उस डेट के बेसिस पे आपको अलग अलग लोगों का इन्फो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर वी लुकअप इतना अच्छा है तो वी लुकअप आजकल यूज क्यों नहीं हो रहा? वी लुकअप के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि वी लुकअप जो फंक्शन है वो फॉरवर्डी वर्क करता है। फॉरवर्ड वर्क करने का मतलब होता है जहां पे वी लुकअप है, जिस सेल से आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो वो उसी सेल से वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा, उससे फॉरवर्ड।
उसके पीछे की वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। मींस वी लुकअप फंक्शन 360 डिग्री पे काम नहीं करता। ये वी लुकअप की प्रॉब्लम है। और अगर मुझे वैल्यू सर्च करनी है तो मुझे वैल्यू आगे से भी चाहिए, पीछे से भी चाहिए, ऊपर से भी चाहिए, नीचे से भी चाहिए। मींस आई नीड 360 डिग्री सर्चिंग, जो कि वी लुकअप के अंदर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे नेम के अकॉर्डिंग प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, मेरा जो डाटाबेस है इसमें आप देख रहे हो कि नेम जो है वो नंबर 2 पे है। अगर मुझे नेम के अकॉर्डिंग बाकी की चीजें सेलेक्ट करनी है तो मुझे नेम से सिलेक्शन करना पड़ेगा, पहली चीज। अगर मैं नेम के थ्रू डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट करना चाहता हूं तो वी लुकअप वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वी लुकअप आगे से पीछे की तरफ जाता ही नहीं है। ये उसका बेसिक प्रॉब्लम है। और इसी बेसिक प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने और फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडेक्स फंक्शन दिया, मैच फंक्शन दिया, ऑफसेट फंक्शन दिया। ये सब ऐसे फंक्शन थे जो 360 डिग्री पे वर्कआउट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इंडेक्स और मैच भी एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन विल वर्क। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वी लुकअप का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव इंडेक्स और मैच फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज हो गई है क्लियर कि कैसे वी लुकअप की हेल्प से आई कैन एक्सेस द वैल्यू। तो चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शन की, कि इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। जी, तो आज के हमारे सेशन का लास्ट पार्ट अब शुरू हो जाएगा, विच इज द इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। अभी तक अगर मैं ब्रीफ करूं तो हमने पिवट सीखा है। पिवट के बाद हमने जो वी लुकअप फंक्शन है वो कैसे काम करता है वो सीख लिया। हमें आइडिया हो गया कि एक एग्जिस्टिंग डाटाबेस पे वी लुकअप को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। वी लुकअप से आप सिंगल या पूरा रिकॉर्ड सर्च कर सकते हो। ये आपका इनोवेटिव स्टाइल होगा कि आप फॉर्म में कैसे उसे यूज करते हो। अब मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इन एक्सेल की इंडेक्स और मैच फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या यूसेज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं इंडेक्स का फंक्शन क्या कैसा होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंडेक्स, यू विल स्टार्ट द ब्रैकेट, और जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि इंडेक्स का अगर मैं सिंटेक्स देखता हूं तो इंडेक्स के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला एरे, सेकेंड वन इज रो एंड थर्ड वन इज कॉलम। रो और कॉलम, आपको पता है कि कोई भी जो सेल एक्सेल में होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के बेसिस पे, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे काम करता है, तो अगर मैं यहाँ देखूं, जस्ट अ मिनट जी, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे काम करेगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट क्लिक हियर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, एक तो ये ए है, देखिए एक तो ये ए है विच इज माई कॉलम, और ये रहा 3। तो अगर मैं रो और कॉलम की बात करता हूँ तो किसी भी सेल के अंदर एड्रेस कॉम्बिनेशन से ही पैदा होता है। जैसे कि A3, तो A3 जो क्या है, इट इज माई सेल रेफरेंस, जो मेरा सेल को इंडिकेट करेगा कि A3 में जो वैल्यू मैंने डाली हुई है। तो इसी तरीके से इंडेक्स और मैच क्या करता है, जो भी आप उसको वैल्यू देते हो इन रो और कॉलम, वो रो और कॉलम की वैल्यू को इकट्ठा करके आपको एक वैल्यू जनरेट करके देता है। तो ये काम इंडेक्स करता है। तो इंडेक्स का बेसिक काम होता है जो भी रो कॉलम जनरेट करके आप दे रहे हो उस रो कॉलम को कंबाइन करके उस सेल पे जाएगा और आपको एक आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब मैच क्या करता है, मैच फंक्शन जो हमारा होता है, मैच फंक्शन का जो काम करने का तरीका होता है उसमें आप क्या करते हैं, उस केसेस में यू विल क्लिक, आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे मैच, यू विल स्टार्ट द ब्रैकेट, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा लुकअप वैल्यू, यानी कि वैल्यू को ढूंढो जो हमारा टेबल है ऑब्वियसली उसके अंदर से। सेकंड हमारा आ जाता है लुकअप एरे, कि कौन से एरे में से ढूंढो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको वो भी सिलेक्शन करना बताऊंगा कि कैसे उसको सेलेक्ट किया जाता है। एंड देन आफ्टरवर्ड आता है मैच टाइप। मैच टाइप का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या क्या चाहिए। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं आपको मैच फंक्शन समझाता हूँ कि मैच फंक्शन कैसे वैल्यू को सेलेक्ट करता है और प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल एक छोटा सा, ये मेरे पास एक डाटाबेस है विच इज फॉर मोहन IT सॉल्यूशन, जिसके अंदर मोहन जी ने मुझे प्रोडक्ट ID दे रखा है, प्रोडक्ट का नाम दे रखा है और प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ID सेलेक्ट करूंगा, उस प्रोडक्ट ID को सेलेक्ट करने के बाद मैं खुद को ऑप्शन दूंगा कि आइदर आई कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम और आई कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा फॉर्म टाइप में बनाऊंगा और उससे मैं वैल्यू एक्सेस करूंगा। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ
सेलेक्ट योर प्रोडक्ट आईडी। ये मैंने क्या कर दिया, एक अपना एक छोटा सा फॉर्म मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट योर प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं सीधा गया डाटा में और डाटा में जाके अगेन आई विल गो टू डाटा वैलिडेशन और अगेन डाटा वैलिडेशन में आई विल सेलेक्ट फोर्थ ऑप्शन विच इज लिस्ट। क्लिक किया, सोर्स पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे सारी अपने प्रोडक्ट आईडीज को सेलेक्ट कर दिया और जैसी सारी प्रोडक्ट आईडी को मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ओके लिखा आ गया। और अब यहाँ पे आई कैन सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट आईडी, कोई भी आईडी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक काम आसान कर लिया। अब ये काम आसान हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी, सेलेक्ट योर ऑप्शन, कि अब आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करो। अब ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में दो चीजें हैं, एक है प्रोडक्ट का नाम और एक है प्रोडक्ट की प्राइस। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने सेलेक्ट करके क्या किया, वापस से मैं डाटा में गया, डाटा वैलिडेशन में, और वैलिडेशन में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करी लिस्ट, और यहाँ पे मैंने सिंपल सोर्स में आई हैव सेलेक्टेड कि भैया क्या चीज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट नेम या प्राइस। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और करने के बाद मैंने उसको जैसे ही ओके करा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है और प्रोडक्ट प्राइस भी आ रहा है। ठीक है जी, तो ये मैंने एक छोटा सा अपना फॉर्म बना लिया है। अब मुझे इसके बेसिस पे अपना आंसर निकालना है, तो यहाँ मैंने डाल दिया जैसे आंसर। अभी मैं आंसर में भी थोड़ा सा इनोवेटिव स्टाइल और इंक्लूड करूंगा तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं सिंपल फॉर्मूला जो है उसको लेके इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं सबसे पहले मैच फंक्शन से इनके रो और कॉलम्स को जनरेट करूंगा। तो मैं यहाँ करूंगा इक्वल टू मैच, आई विल स्टार्ट द ब्रैकेट। अब पहले आ जाता है लुकअप वैल्यू। अब इसकी जो लुकअप वैल्यू होती है उसके अंदर मैच हमेशा एक सिंगल कॉलम पे ही काम करता है, ये बात आप याद कर लो। ठीक है, तो पहले लुकअप वैल्यू जो है वो इसके अंदर क्या हो गया, आप सेलेक्ट करोगे ये वाला सेल जो कि मेरा पर्टिकुलर सेल है। देन सेल को सिलेक्ट करने के बाद यू विल कॉमा लगाएंगे आप यहाँ पे। अब एरे चाहिए मुझे कि भाई कौन से एरे से आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी है। मैंने उसको बता दिया, मैं कहा जी ये एरे है, मुझे इसमें से वैल्यू को सिलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे आईडीज तो इसी में पड़े हैं ना, तो आप इसमें से वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और सिलेक्ट करके कॉमा लगा के मैच क्या करना है, मैच करवा दो एग्जैक्ट, यानी कि बिल्कुल जो इसमें लिखा है, जो प्रोडक्ट आईडी मैं सिलेक्ट करूं उसी प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे मुझे वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट आईडी लेता हूं 103, तो 103 का पे जो वैल्यू है, जैसे कि लैपटॉप है या प्राइस है, तो उसमें से जो मैं मांगूंगा मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया 0 विच शोज मी एग्जैक्ट मैच, और उसके बाद यू विल जस्ट क्लिक द ब्रैकेट और आप एंटर प्रेस कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे उसने मुझे एक नंबर दे दिया, एक इंडेक्स नंबर दे दिया। जैसे 103 कहाँ पड़ा है, चौथे पे। अब ये जो चौथा है ये आया कैसे है, पहला प्रोडक्ट आईडी 1 ले लिया उसने, देन 2 3 4, इसलिए 103 को वो 4 शो कर रहा है। अगर मैंने प्रोडक्ट आईडी को इंक्लूड ना किया होता तो उस केस में ये क्या करता, ये 4 शो नहीं करता। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं वापस से प्रोडक्ट प्राइस पे जाऊंगा एंड आई विल अगेन यूज मैच फंक्शन। मैं यहाँ फिर से मैच फंक्शन यूज करूंगा और पहले मैं दूंगा इसकी लुकअप वैल्यू कि भैया क्या वैल्यू के अनुसार ढूंढो। तो प्रोडक्ट प्राइस या प्रोडक्ट नेम जो भी इसमें लिखा आएगा ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो मैंने दे दिया G3, इसमें से ढूंढिए, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के कौन से एरे में से सेलेक्ट करो, मैंने उसे ये ऊपर वाला एरे दे दिया कि इस एरे में से सेलेक्ट करो। ठीक है, ये लेने के बाद मैंने करा कॉमा, और कॉमा लेने के बाद क्या, एग्जैक्ट मैच। तो मैंने अगेन यहाँ पे 0 दे दिया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, क्लोज करते ही जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहां भी इसने मुझे एक वैल्यू दे दी। तो मैच फंक्शन हमेशा आपको इंडेक्स वैल्यूज देता है और इंडेक्स फंक्शन हमेशा उन वैल्यूज के बेसिस पे एक सेल रेफरेंस जनरेट करता है। इसीलिए मैच और इंडेक्स फंक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन में काम कर लोगे। अब मैं आपके सामने इंडेक्स फंक्शन यूज करूंगा, क्या इंडेक्स फंक्शन मुझे सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहां मैंने किया क्लिक इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एरे। अब यहां पे आप पूरा एरे सेलेक्ट कर लो, पूरे का पूरा एरे जो जिसमें से आप अभी तक वैल्यूज को लेते आ रहे हैं, पूरा एरे मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब रो नंबर कौन सा, रो, तो भैया ये रो। यहाँ पे सिंपल जो है आप इस रो पे क्लिक कर दोगे
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉलम कौन सा है? कॉलम ये जो नीचे मैंने एक और मैच फंक्शन लगाया था। आप चाहो तो मैच फंक्शन पूरा इसके अंदर उतार भी सकते हो। मैंने इजी वे ऑप्ट कर लिया, मैंने सिंपल ऊपर क्योंकि मैच फंक्शन यूज किए थे तो मैंने उन सेल की रेफरेंसेस को ही उठाया है। अगर आप लोग चाहें तो आप इंडेक्स के अंदर भी मैच फंक्शन इंटीग्रेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये हो जाने के बाद यू विल जस्ट क्लोज द ब्रैकेट और आप यहाँ जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 26। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करके प्रोडक्ट के नाम पे ले जाता हूँ तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट का नाम विच इज 103 का प्रोडक्ट नेम कौन सा आ रहा है? लैपटॉप। तो यहाँ पे वो लैपटॉप लिखा आ गया। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ मान लो आंसर मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैंने डाला जैसे मैं सिंपल यहाँ लिखता हूँ द ठीक है, मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट आईडी और यहाँ मैंने एंड सिंबल लगाया, या प्रोडक्ट आईडी इज एंड लगाइए। ये एंड जो सिंबल होता है ये कॉन्कैटिनेशन का सिंबल होता है जो वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ मैंने क्या दे दिया? यहाँ मैंने दे दिया विच इज जी जस्ट सिंबल ही दे देते मेरा पीसी थोड़ा हैंग कर रहा है, जस्ट एक मिनट दीजिए। तो प्रोडक्ट आईडी इज प्लस आप ऐसे भी कर सकते हो कॉन्कैटिनेट, या चलो छोड़ो इसको बाद में कर लेंगे, इसको ऐसे रहने दो। तो अभी यहाँ पे आंसर ही जस्ट शो करवाते हैं। तो यहाँ पे आपका लैपटॉप आ जाएगा वेन एवर। अब आप इसमें से कोई भी आईडी अगर सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लो मैंने 102 ले ली तो ये मॉनिटर यहाँ आ गया। अगर मुझे प्रोडक्ट का नाम की जगह प्राइस चाहिए तो आप प्राइस चेंज करोगे तो देखिए यहाँ उसकी प्राइस भी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेन वैल्यूज हैं, ये इंडेक्स नंबर्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा शो करे हैं। ये हटा भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर्मूला को सीधा लेकर आ सकते हो। ये मैंने इसलिए दिया था कि आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहाँ पे मैच फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है और इंडेक्स फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो भी मैं प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ ये उसका मैच करके वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है कि वो आईडी कहाँ पे है, और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, प्राइस या उसका नेम, ये उसका आईडी सेलेक्ट कर देता है, आई मीन उसका नंबर सेलेक्ट कर देता है। और फिर उसके बाद इंडेक्स फंक्शन इन दोनों आईडीज को असेंबल करके उस पे जो वैल्यू होती है मुझे वो वैल्यू शो करके दे देता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यू कैन सर्च 360 डिग्री विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड मैच। आप 360 डिग्री कोई भी वैल्यू कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पर्टिकुलर इनसे, ये जो फंक्शन है इंडेक्स एंड मैच से। लेकिन वी लुकअप के अंदर सिंपल एक ही फॉल्ट है, वो ये है कि वी लुकअप फॉरवर्ड ही काम करता है, आगे की तरफ जाता है और पीछे की वैल्यू को इग्नोर कर देता है। और वी लुकअप की इसी प्रॉब्लम की वजह से आपको कई बार वी लुकअप के अंदर आपके डाटाबेस की सिलेक्शन को चेंज करना पड़ता है। मैं एक जगह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए गया था तो उस ऑफिस के लोग यही करते थे, वो हमेशा वी लुकअप में सिलेक्शन चेंज करते थे। और एक अच्छा फॉर्मूला, ये एक अच्छी एक्सेल शीट वही मानी जाती है विच इज वर्किंग इन एवरी कंडीशन। तो अगर मुझे बार बार मेरी रेंज को चेंज करना पड़ रहा है तो ऐसा फॉर्मूला मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो मुझे कोई ऐसी चीज ऑप्शन में लानी है जिसमें एक बारी में मैं उसको लिख दूं और वो हर कंडीशन में वर्केबल हो जाए, मींस कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं वो शीट आगे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता हूँ जो आईटी फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो वो व्यक्ति भी उस शीट को सही तरीके से यूज कर पाए। इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव फॉर्म्स, जो कि आप बना सकते हो टेम्पलेट्स की तरह। आप इन फॉर्म्स को सेव भी कर सकते हो और फ्यूचर का कोई भी डाटाबेस जो आपके पास आता है उस डाटाबेस के बेसिस पे आप इन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो गाइज आज के सेशन में हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। पिवट टेबल, जिसका बहुत बड़ा एरिया मैंने कवर किया है। पिवट टेबल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है
और इसमें आगे बहुत सारे अपडेशंस आ भी रहे हैं। लेकिन जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, कॉर्पोरेट वर्ड जो हम अकाउंटिंग वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज जो हैं वो उसी में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देन सेकंड जो चीज़ हमने सीखी थी वो हमने सीखा वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन से हम वैल्यू को सर्च करते हैं, और सर्च करने के साथ साथ वी लुकअप हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू। बस उसका एक ही ड्रॉबैक है कि वी लुकअप फॉरवर्ड काम करता है, बैकवर्ड नहीं आता। मीन्स आपने जहां से सिलेक्शन कर लिया वो उसके आगे से ही चलेगा, उसके पीछे से नहीं आएगा, होल डाटाबेस को कवर नहीं करता। वी लुकअप की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही और फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे न्यू एडिशंस में, और उन्हीं में से एक कॉम्बिनेशन था इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी आपको दिया है, जिसमें मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज किया है। अब इसमें ये फायदा है कि जैसे वी लुकअप के अंदर फॉरवर्ड चलता है, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन 360 डिग्री पे सर्च करते हैं। एक और फंक्शन आता है ऑफसेट फंक्शन, बट आज के हमारे शेड्यूल में वो फंक्शन इंक्लूडेड नहीं है। ऑफसेट फंक्शन भी सेम फंक्शन है, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा फंक्शन है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिनकी हेल्प से आप वी लुकअप की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। और बाकी आई विल श्योरली शेयर द फाइल्स विद यू। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने चैट सेक्शंस में मुझे मेल आईडीज दिए हैं, थैंक यू फॉर दैट, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के साथ ये फाइल्स को शेयर कर दूंगा। और आपकी क्वेरीज भी होंगी, सो प्लीज़ अपनी क्वेरीज भी मुझे मेल कीजिए, एंड मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ वर्कआउट करने में, कि आपकी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को मैं सही तरीके से सुन पाऊंगा। अभी आई होप ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको एक्सेल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। एंड आफ्टरवर्ड्स चैट बॉक्स में मैं आप लोगों को अपनी मेल आईडी भी दे देता हूं, जिससे कि आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी यही है जिसके थ्रू हमने ये सेमिनार कंडक्ट किया है, तो मैं आपको वही आईडी दे रहा हूं। आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ और अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कीजिए, और एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं मैं आपको आंसर कर सकूं। एंड उसके अलावा भी ऐसे टॉपिक्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए जो आप चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में जिस पे सेशंस हम कंडक्ट करें। ये पीरियड बड़ा हार्ड टाइम है, एंड सरस्वती अकाउंटेंट्स ने ये बहुत अच्छी एक पहल की है कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उन सभी क्लाइंट्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इन टच हो पाएंगे इन चीज़ों से। टैली के भी हो रहे हैं सेशंस, एक्सेल के सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, एंड आगे आई विल मेक श्योर कि मैं एक्सेल विद VBA वो भी इंट्रोड्यूस करूं। बट मैं VBA इसलिए इंट्रोड्यूस करने से हिचक रहा था बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका प्रोग्रामिंग बेस नहीं है। बट VBA सीखने से आपको ये फायदा हो जाएगा, यू कैन क्रिएट मैक्रोस, आप मैक्रोस बना पाओगे, और मैक्रोस की हेल्प से आप बहुत सारी कोडिंग अपने एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल्स में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एडवांस एक्सेल का यही मायने होता है कि आप एडवांस चीज़ें सीखें, बिकॉज छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने, टेबल बनाने वो तो हर एक को आते हैं, बट हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जो हमारे काम को स्मार्ट वर्क में बदल सके। तो आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बाकी इवनिंग में सेम टॉपिक्स के बेसिस पे फिर से होगा। एक और सेशन है हमारा जो शाम को 5 बजे शुरू होगा, 5 to 7 का स्लॉट है। सो अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई चीज़ सही तरीके से समझ नहीं आई, या आप फिर से कोई चीज़ समझना चाहते हैं, सो प्लीज़ यू ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हैं और उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड रेस्ट आप लोगों का मेल आईडीज मेरे पास आ रहे हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।